एआई का यही कमाल है, देखो है ना, कभी नीचे लिख भी देता है ना। पढ़ाई लिखाई मत ध्यान देना, ठीक है। हाँ, लड़कों बहुत ध्यान देते हो तुम। चलो तो पहला सवाल है कि गोल्डन राइस इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। वो लोग पढ़ लेने दिया करो। अच्छा, जैसे मैं रोज कहता हूँ कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन के इर्द गिर्द हम लोग रिवीजन भी करते हैं और वही हम प्रैक्टिस भी करते हैं। और जैसे टेस्ट देते हो तो जो गलतियां हो रही हैं वही तुम लोग उसको पढ़ो भी, रिवाइज भी करो, क्योंकि हर चीज तो नहीं गलत हो रही होगी ना। अबे कुछ नंबर तो आ रहे होंगे ना। तो जहां गलतियां हो रही उन टॉपिक को आप पढ़ो। तो गोल्डन राइस क्या है ये? विटामिन बी। ये विटामिन बी कहाँ पर है? दही में। कर्ड की जो क्वालिटी होती है वो विटामिन बी 12 की वजह से है ना। और गोल्डन राइस विटामिन एनरिच्ड होता है। और जो गोल्डन राइस है इसकी जो क्वालिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी, क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं? बायो, नहीं नहीं, दिस इज नॉट बायो प्रोस्पेक्टिंग। यस, दिस इज बायो फोर्टिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसे? बायो फोर्टिफिकेशन। ये पूछा गया है लास्ट ईयर। In Bt cotton, the Bt toxin present in plant tissue as protoxin is converted into active toxin due to alkaline pH of the insect gut। और यही बहुत सवाल पूछा गया है। और अगर हम लोग बात करते हैं लाइसोसोमल एंजाइम की तो एसिडिक पीएच पर। अच्छा, मान लो भूल गए एग्जाम में, तो क्या करोगे? अरे एल्कलाइन मतलब बेसिक। अरे, और इधर बीटी टॉक्सिन। रिया कह रहे हो है? Which body of government of India regulate GM research and safety of introducing GM organism of public services? जीएसी हो जाएगा ना। जीएसी क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। Which kind of therapy was given in 1990? कौन सा? जीन थेरेपी। और बाकी तीन किसके लिए हैं? कैंसर के इलाज के लिए यूज करते हैं ना। और ये जीन थेरेपी जो है एडीए डेफिशिएंसी के लिए यूज करते हैं। और एडीए डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी? स्किड। और स्किड के इलाज के कितने तरीके? 4 तरीके। पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, तीसरा एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, तीसरा ट्रांसफ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट, और चौथा जीन थेरेपी इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। पढ़ते लिखते हो कि तुम लोग ऐसे चले आते हो? और इन चार में कितने तरीके जीन थेरेपी के हैं? चारों तरीके हैं, वाह। 2 तरीके हैं, तीसरा और चौथा। चार में कितने तरीके टेम्परेरी क्योर हैं? 3। पहले 3 तरीके टेम्परेरी हैं, चौथा वाला परमानेंट क्योर हो सकता है। लेकिन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमें जीन का पता चल जाए संभव नहीं है, वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। विच पार्ट ऑफ टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय, अरे वाह, मिलोडिगैन इनकॉग्निशिया। और इससे बचने का तरीका आरएनए आई या आरएनए इंटरफेरेंस या एमआरएनए साइलेंसिंग। और एमआरएनए साइलेंसिंग में हम यूज करते हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ये भी बहुत पूछा जाता है ना। और उस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एग्रोबैक्टीरियम। प्लांट के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? एग्रोबैक्टीरियम और जीन गन या बायोलिस्टिक या डिसाम पैथोजन। और डिसाम पैथोजन में वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में कौन सा प्लाज्मिड? टीआई प्लाज्मिड। उस टीआई प्लाज्मिड में डीएनए होता है, कौन सा? टी डीएनए। तो टी डीएनए की जगह पर हम डिजायर डीएनए इंट्रोड्यूस कर देते हैं।
Which of the following is commonly used as a vector for introducing a DNA fragment in human lymphocyte? कौन सा? रेट्रोवायरस. क्यों? क्योंकि एनिमल की बात कर रहे हैं ना, और एनिमल के केस में रेट्रोवायरस आफ्टर डिसआर्मिंग, और अगर प्लांट की बात करें तो टीआई प्लाज्मिड का यूज करेंगे. तो यहां ह्यूमन लिम्फोसाइट कौन सा प्रोसेस है? जीन थेरेपी. वही जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट वाली कहानी है, तो रेट्रोवायरल वेक्टर का यूज करते हैं यहां पर. इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर, पता चल ही गया होगा कौन सा? चौथा हो जाएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी. वैसे ये सही नाम लिखा है अप्रेजल कमेटी होता है, लेकिन नीट ने अप्रूवल लिखा है तो अप्रूवल ही पूछा जा रहा है. यूज ऑफ बायो रिसोर्स बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन. एग्जाम में पढ़ लेना पूरा, आखिर में लिखा हो एक्सेप्ट, है ना. तो विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम कंसर्न कंट्री एंड इट्स पीपल इज कॉल्ड बायो पायरेसी. और कोई ऑप्शन सिलेबस में है भी नहीं, है ना. Which of the following feature of genetic code does allow bacteria to produce human insulin by RDT? Genetic code is nearly universal. अब जैसे यू है, तो किसको कोड करता है? फिनाइल एलानिन को, बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन में. अब जरा इमेजिन करो, ह्यूमन इंसुलिन को कहां बनाया गया? इकोलाई में. इकोलाई बैक्टीरिया है, और हमारी इंसुलिन उसमें बनाएगी. इंसुलिन इज अ प्रोटीन एंड प्रोटीन इज मेड ऑफ अमीनो एसिड. अब जरा इमेजिन करो कि अगर यू हम लोगों में फिनाइल एलानिन को कोड करता और वहां पर मान लो वैलिन को कोड करता, तो क्या इंसुलिन बन पाती? नहीं. इंसुलिन इसीलिए हम बैक्टीरिया में बना सकते हैं क्योंकि जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल. दोबारा है नीट में सवाल ये. एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज ऑफ अ नेशनल बाय मल्टीनेशनल कंपनीज. वही गिने चुने सवाल हैं, उसी के इर्द गिर्द पूछा जाता है, और कोई ऑप्शन मैच भी नहीं कर रहा है, मतलब और कोई ऑप्शन आपके सिलेबस में ही नहीं है. व्हाट ट्रिगर एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन टू एक्टिव टॉक्सिन एल्केलाइन पीएच ऑफ गट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस. सीधे ऑप्शन ही याद कर लियो क्या? 4, आंख बंद करके, इसका 4, इसका 2. दिस इज विटामिन ए एनरिच्ड विद अ जीन फ्रॉम डैफोडिल. डैफोडिल एक प्लांट है, जानते हो क्या? हाँ, नहीं जानते हो? कौन सा बताओ? डैफोडिल किसको कहते हैं? एक प्लांट सुना, नरगिस? नहीं, रहने दो. इन आरएनए आई मतलब RNA interference, the gene are silenced using double-stranded RNA. Which of the following statement is not correct? एक एक पढ़ेंगे, आप बताना. In man, insulin is synthesized as a proinsulin. गलत है. प्रोइंसुलिन में कितनी चेन होते हैं? 3 चेन, A, B, C. The proinsulin has an extra peptide called C peptide. The functional insulin has A and B chain linked together by hydrogen bond. ये तो गलत बात है. कौन सा बॉन्ड? डाइसल्फाइड बॉन्ड. और सल्फर कहां से आ गया? हाँ, यस, मिथियोनिन है, सिस्टीन. इंसुलिन इज अ प्रोटीन. प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड. सिस्टीन एंड मिथियोनिन कंटेन सल्फर, और सल्फर के बीच बॉन्ड बन गया वहां. जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन ई कोलाई. कौन सी कंपनी? एले इन द ईयर 1983. और HIV की डिस्कवरी ढेर हो गए, 1981. रोजी काऊ 1997. पहली जीन थेरेपी 1990 में की गई. बीटी कॉटन, बैसिलस थुरेंसेंसिस ADA डेफिशिएंसी, जीन थेरेपी. RNAi, सेलुलर डिफेंस. कौन सी सेल? यूकैरियोटिक. और क्या ये तरीका सभी यूकैरियोट में है? यस. एंड PCR, डिटेक्शन ऑफ HIV इन्फेक्शन. और HIV इन्फेक्शन में PCR रूटीन टेस्ट है. डायग्नोस्टिक टेस्ट इज द ELISA. ELISA इज बेस्ड ऑन
एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। The laws and rule to prevent unauthorized exploitation of bioresources, बायोपायरेसी। हाँ ये देखो, हर जगह बायोपायरेसी। तो इसीलिए करें, पढ़ लेना एग्जाम में, बहुत जल्दबाजी मत करना। और टेस्ट में भी ये कहते किया करो, 2-4 क्वेश्चन कम करो लेकिन सही करो। कर डाले 90, नंबर आ रहे हैं 90, अरे 80 सवाल करो लेकिन 320 नंबर लेके आओ, तो ज्यादा बढ़िया है ना, कि सारे सवाल 180 किए बैठे हैं, नंबर 80 आ रहे हैं। अब यहां करें लॉज एंड रूल टू प्रिवेंट, करें जो नियम रोकते हैं अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन। अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन क्या है? बायोपायरेसी। और उसको रोक रहे हैं तो कैसे रोकेंगे? पेटेंट के द्वारा रोकेंगे, तो बायो पेटेंटिंग। जैसे वो अमेरिका की कंपनी ने बासमती राइस के पेटेंट हासिल कर लिए थे, कहां से? यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से। आया था टेस्ट में। बीटी कॉटन वेराइटी दैट वाज डेवलप्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बीटी इज रेजिस्टेंट टू। बीटी कॉटन किससे रेजिस्टेंट है? इंसेक्ट से रेजिस्टेंट है, इंसेक्ट पेस्ट, या प्रेडेटर भी दिया हुआ है। तो पेस्ट का मतलब जो नुकसान पहुंचाए, और प्रेडेटर तो एक अलग वर्ड हो गया। प्रेडेटर मतलब किसी जीव को मार के पूरा खा लेना, वो प्रेडेशन हो गया। अच्छा, अब ये जो बीटी के अलग अलग स्ट्रेन है, वो अलग अलग तरह के कीड़ों को मारते हैं। जैसे वो कुछ लेपिडोप्टेरन याद है? लेपिडोप्टेरा में कौन आता है? आर्मी वर्म एंड टोबैको बड वर्म। और सिलोप्टेरा में बीटल, और डिप्टेरा में फ्लाइज एंड मॉस्किटो। और ये तीनों ऑर्डर हैं। डिप्टेरा इज द ऑर्डर, सिलोप्टेरा इज द ऑर्डर, एंड लेपिडोप्टेरा इज द ऑर्डर। ह्यूमन का ऑर्डर प्राइमेटा कैट का, ढेर हो, कार्नियोरा डॉग का, लायन, टाइगर, लेपर्ड, मैंगो, सेपिनडेल ऑर्डर है ना। और वीट का पोएस, और पोटैटो का पॉलीमोनियल, स्वीट पोटैटो का पॉलीमोनियल, धतूरा का, मक्के का पोएस, क्योंकि पोएसी का मेंबर है ना, तो पोएसी के जो भी मेंबर होंगे पोएस होगा उनका ऑर्डर। बायोरिएक्टर, हाँ, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी, कितना वॉल्यूम? 100 से 1000 लीटर। मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर स्टिरिंग टाइप। स्टिरिंग टाइप कितनी तरह के? 2। एक होता है सिंपल और दूसरा स्पाज। इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। कौन सी इलेक्ट्रोफोरेसिस? एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और एग्रोज सिंथेटिक की नेचुरल? नेचुरल पॉलीमर किससे मिलता है? सीवेट से ऑब्टेन किया जाता है। और डीएनए को किधर भरते हैं? कैथोड की तरफ कि एनोड की तरफ? कैथोड की तरफ भरते हैं। और किधर मूवमेंट होता है? एनोड की तरफ मूवमेंट होता है। छोटा सेगमेंट दूर की कम, दूर तक मूव करेगा। पीसीआर, एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। कितने स्टेप होते हैं? पहला डिनेचुरेशन, दूसरा और तीसरा एक्सटेंशन। एलाइजा, डिटेक्शन ऑफ पैथोजन बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन या इंटरेक्शन। तो एलाइजा में एंटीजन की पहचान करते हैं, एंटीबॉडी की किसी की भी कर सकते हो आप। एंटीजन पहचान लो, चाहे एंटीबॉडी की पहचान कर लो। आरएनए इंटरफेरेंस इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस इन द फील्ड ऑफ बायोटेक? टू रेजिस्टेंट, टू डेवलप अ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट अगेंस्ट इन्फेस्टेशन बाय नेमाटोड। नेमाटोड कौन सा? मेलोडीगाइन इनकॉग्निशिया। और किसका मेंबर है ये? एस्केलमेंथ। राउंड वर्म है ये। और कोई फ्री लिविंग बताओ नेमाटोड? सिनोरेबिडाइटिस एलिगेंस। कहां पढ़ा? एचजीपी में। नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म है। प्लांट में कौन सा? राइस एंड अरेब्डोप्सिस, 2 हैं। इंसेक्ट में हाँ, फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला। भूल गए क्या? बैक्टीरिया में ई कोलाई, फंजाई में ईस्ट। इन सबके, ये सब नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म है। द एडीए डेफिशिएंसी रिजल्ट इनटू,
हाँ, एडिसन डिजीज हो जाएगी। क्या होगा? डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी इम्यून सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो एंजाइम है एडीए एंजाइम, दिस इज क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम टू फंक्शन, इम्यून सिस्टम के काम करने के लिए जरूरी है। और एडीए फॉर्मेशन की साइट क्या है? लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट कहाँ इन्वॉल्व होते हैं? इम्यून रिस्पॉन्स में तो इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे भी थोड़ा सोच लो आप। ये एडिशन डिजीज कैसे होते हैं? ग्लैंड बताओ अच्छा, पहले कौन सी? एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड से हाइपो की हाइपो सिक्रीशन होता है, खासतौर से एड्रिनल कॉर्टेक्स। और क्या होता है, सिम्टम क्या है? हाँ, एक्यूट वीकनेस, ऑल्टर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ऐसे क्यों देख रहे हो तुम लोग? फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज, early diagnosis and understanding is pathophysiology is very important. What is pathophysiology? Altered physiology of the host is called pathophysiology, is very important. Which of the following molecular diagnostic technique is very useful for early detection? कौन सा? एलाइजा। वैसे अर्ली डिटेक्शन में कितनी टेक्निक हैं? 3। एक तो एलाइजा हो गई, दूसरी पीसीआर, और एक हो गई आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बाकी जो टेक्निक वेस्टर्न ब्लॉट आरएनए के लिए, तुम लोगों को चाहे इतना निमोनिक बता दो फिर वही गोबर ही रहोगे। वेस्टर्न है प्रोटीन के लिए, सदर्न है डीएनए के लिए। कहाँ यूज किया था हमने इसको? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो डीएनए में तो आरएनए का यूज करते हैं। अरे यार तुम लोग बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते हो। सदर्न ब्लॉट जो है उसमें कितने स्टेप बताए गए? 6। पहला, दूसरा डाइजेशन, तीसरा सेपरेशन, चौथा ब्लॉटिंग, छठा ट्रांसफरिंग। नहीं, ब्लॉटिंग तो ट्रांसफरिंग था। इंडिया देश सबसे बेस्ट है दोस्तों। तो है मतलब हाइब्रिडाइजेशन, एंड डी मतलब डिटेक्शन बाय ऑटो रेडियोग्राफी। विद रिगार्ड टू इंसुलिन चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए पढ़ते हैं, अब बताना। सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन। सही बात है क्या? मैच्योर इंसुलिन में कितनी चेन है? 2। कौन सी? ए एंड बी। द इंसुलिन प्रोड्यूस बाय आरडीटी हैज सी पेप्टाइड। कुछ बताओ बेटा, 2 ही तो ऑप्शन है तुम्हारे पास, हाँ नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ए और बी चेन को अलग अलग बनाया गया, इसलिए सी पेप्टाइड नहीं बनती। द प्रो इंसुलिन है सी पेप्टाइड। ए एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिज। तो करेक्ट क्या मिला? ए सी डी। ए सी डी मतलब थर्ड ऑप्शन। Nowadays it is possible to detect the mutated gene, बढ़िया सवाल था ये, causing cancer by allowing radioactive probe. Probe is the single stranded DNA और RNA, है ना, टैग्ड विद रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल। तो रेडियोएक्टिव है प्रोब। और रेडियो एक्टिविटी का पता लगाने के लिए क्या यूज करते हैं? ऑटो रेडियोग्राफी। और ऑटो रेडियोग्राफी में फिल्म बनती है ना, जिसे कहते हैं ऑटो रेडियो ग्राम की ग्राफ, ग्राम, ऑटो रेडियोग्राम। टू हाइब्रिडाइज इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए in a clone of cells followed by its detection using autoradiography because। तो चलो पहला ऑप्शन है म्यूटेटेड जीन पार्शियली अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म। नहीं, म्यूटेटेड जीन अपीयर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंटेरिटी शो नहीं कर रहा, तो प्रोब से अटैच नहीं होगा, और प्रोब ही तो रेडियो एक्टिव है, जब अटैच नहीं होगा तो फिल्म पे अपीयर नहीं होगा। म्यूटेटेड जीन कंप्लीटली एंड क्लियरली अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म, गलत बात है। यहां क्या होना चाहिए? नॉन म्यूटेटेड जीन या नॉर्मल जीन कंप्लीटली अपीयर होगा। म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म एज द प्रोब हैज नो कॉम्प्लीमेंटेरिटी विद इट। ये सही बात है एकदम। और कल मैंने इस पे काफी कहा था ध्यान देना है, जैसे वो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज में ध्यान देते हैं, है ना, कि अगर रिकॉम्बिनेंट है तो
कलरलेस होगी, और नॉन रिकॉम्बिनेंट तो ब्लू कलर दिखाएगी, है ना। वैसे भी यहां हम सीधे ध्यान ही रखेंगे कि अगर म्यूटेटेड जीन है तो कॉम्प्लीमेंटेरिटी शो नहीं करेगा, और इसलिए फोटोग्राफिक फिल्म पे अपीयर नहीं होगा। When gene targeting involving gene amplification is attempted in a individual to treat disease, it is known as। अब बीमारी को ट्रीट करने की बात कर रहा है, तो क्या बायोपायरेसी हो सकती है? क्या मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस हो सकती है? नहीं हो सकती। डायग्नोसिस में हम बीमारी का पता लगाते हैं, और सेफ्टी टेस्टिंग का कोई मतलब नहीं। तो एक ही बचा कौन सा? जीन थेरेपी। Which of the following is not an application of PCR? क्या PCR मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करते हैं? जीन एम्प्लीफिकेशन, प्योरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन, नहीं ना। यहां क्या करते हैं? ये कैसे करेंगे? अरे एग्रोज इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो केवल डीएनए के लिए थोड़ी है। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या कोई भी मॉलिक्यूल जिसपे चार्ज हो, इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दो आप। अरे मान लो किसी पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अब उसमें वेल की तरफ क्या करोगे? एनोड लगा दो, और दूसरी तरफ क्या लगा दो? कैथोड, उधर मूव कर जाएगा। अरे यार, डीएनए पे कैसा चार्ज है, और आरएनए पे? आरएनए पे नेगेटिव ही होगा, है ना। और प्रोटीन पे या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो डिपेंड करेगा कि उसमें कौन से अमीनो एसिड ज्यादा है। एसिडिक ज्यादा है तो नेगेटिव, और बेसिक ज्यादा है तो पॉजिटिव। जैसे हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज क्योंकि रिच है बेसिक में, और जो न्यूरॉन में प्रोटीन थी वो निगेटिवली चार्ज्ड है। तो ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है वो प्रोटीन के लिए, डीएनए के लिए, आरएनए, किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन, सही बात है। जीन म्यूटेशन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं किसका? पीसीआर का। किसमें? सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट, इसके अलावा सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। एड्स सस्पेक्टेड कौन है? 4 होते हैं जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर रखते हो, इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर, रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिनमें होता है, और जिनकी मां अफेक्टेड हो। इन 4 लोगों को सस्पेक्टेड कहेंगे। और कैंसर सस्पेक्टेड कौन है? जो सिगरेट पीता हो, गुटखा खाता हो। गुटखा खाता हो तो कौन सा कैंसर? ओरल कैंसर। बीड़ी सिगरेट पीता है तो लंग कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, थ्रोट कैंसर। इसके अलावा एम्फिसिमा, ब्रोंकाइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर। नहीं पढ़ा क्या सब? Milk of transgenic cow Rosie was nutritionally more balanced product for human babies। कौन सा? ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। और इसके बारे में बताओ जरा। एम्फिसिमा को ट्रीट करने के लिए, है ना। और ये क्या है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। ये भी क्या है? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। और ये क्या है? हाँ, फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ट्रांसजेनिक एनिमल के कितने यूज हैं? अरे तो कल ही तो बताया है, 5 यूज है। पहला कौन सा? नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, उसी में IELGF बताए गए, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। दूसरा कौन सा? स्टडी ऑफ डिजीज। तीसरा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जिनकी बात चल रही है। चौथा वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग, और लास्ट केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। और जो दूसरा वाला है स्टडी ऑफ डिजीज, उसमें ट्रांसजेनिक मॉडल बनाए गए हैं कितनी बीमारियों के लिए? 4। कुछ चौको कार बताया था, तो चौको में C का मतलब कैंसर, फिर कार में C सिस्टिक फाइब्रोसिस, A फॉर अल्जाइमर, एंड R फॉर द रोमेटॉइड अर्थराइटिस। और रोमेटॉइड अर्थराइटिस कैसी बीमारी? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। चलो, जीन गन यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ जीन, किसमें? प्लांट सेल में। एंड जीन गन इज ऑल्सो कॉल्ड बायोलिस्टिक्स कहा जाता है। और यहां बुलेट किसकी हैं? गोल्ड या टंगस्टन की हैं। जीन थेरेपी, रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी जीन बाय अ नॉर्मल जीन, मतलब ये फॉल्ट मतलब नॉन फंक्शनल है। जीन क्लोनिंग,
आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ अ पर्टिकुलर डीएनए मॉलिक्यूल, और जीनोम मैच ही हो जाएगा। टोटल डीएनए इन द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हाँ, अब अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से हम डिफाइन करते हैं, है ना। अब यहाँ पे और एनसीईआरटी ने कहीं जीनोम का जिक्र किया भी नहीं है, तो सीधे मैच ही कर लो, क्या ही कर सकते हैं इसमें। ट्रांसपोजोन कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, ट्रांसपोजोन का क्या यूज है? हाँ, जीन साइलेंसिंग में। इसके बारे में कहाँ बताया गया है? आरएनए इंटरफेरेंस में। ट्रांसपोजोन होते हैं मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, मतलब ये ऐसे जीन होते हैं जो अपनी पोजीशन को बदल सकते हैं, क्रोमोसोम पे जिनकी पोजीशन फिक्स नहीं है। In gene therapy of ADA deficiency, the patient require periodic infusion of genetically engineered lymphocyte because बार बार लिम्फोसाइट क्यों डालनी पड़ती हैं? क्योंकि जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट है, दीज आर नॉट इमॉर्टल, ये अमर नहीं है। भाई लिम्फोसाइट की एक लाइफ स्पैन होगी ना, आरबीसी की कितनी है? 120 दिन। लिम्फोसाइट की उससे कम होगी। क्यों? अरे लिम्फोसाइट का काम डिफेंस में है ना, मारपीट में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो मारपीट में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो लाइफ स्पैन कम हो जाएगी। भाई ये कुछ बैक्टीरिया को मारे, कुछ बैक्टीरिया को मारेंगे, तो इसलिए लाइफ स्पैन कम होती है। सबसे ज्यादा आरबीसी की है। स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन आर गिवन बिलो, विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन? पहला ऑप्शन, प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड, सही बात है। ए एंड बी पेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन वर प्रोड्यूस सेपरेटली इन ई कोलाई, एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड, सही बात है। इंसुलिन यूज फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैटल एंड पिग। कल मैंने कैट एंड डॉग लिख दिया था और कई लोग जाके गिर भी गए उसी में। वो ध्यान देते, पीछे वाला कहते अरे ठीक आगे वाला सही लिखा, बस ठीक है। वो आदत नहीं ना पूरा पढ़ने की, वो आगे देखे स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन, बस कहना आप छोड़ो, अब ये पढ़ो फिर अभी वहां लगा लेंगे आंसर। प्रो इंसुलिन नीड टू बी प्रोसेस्ड फॉर कन्वर्टिंग इनटू मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन, या प्रोसेसिंग की जरूरत है? और प्रोसेसिंग में क्या करते हैं? सी पेप्टाइड को हटा देते हैं। सम पेशेंट डेवलप एलर्जिक रिएक्शन टू फॉरेन इंसुलिन, बिल्कुल सही बात है, तो सारे सही हो गए, ऐसा कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है ना। तो सवाल में लिखा है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए बताना है, तो पहला वाला जेनेटिकली इंजीनियर्ड के लिए है नहीं है, क्योंकि प्रो कह रहा है, और जेनेटिकली इंजीनियर्ड में प्रो हार्मोन बनता ही नहीं है। दूसरा वाला सही बात है क्या? तीसरा, अब इससे कैटल और पिग में पहले बनाते थे, इसका जेनेटिकली इंजीनियर से क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। प्रो हार्मोन यहां भी कह दिया तो नहीं होगा। एलर्जी हो जाती है कुछ लोगों को, इससे इससे कोई मतलब है क्या? तो एक ही है, कौन सा? बी ओनली। बहुत बढ़िया सवाल था अपने समय का, वहां एग्जाम में समझ में नहीं आता कि करें क्या, करें इसमें, करें तो करें क्या, क्योंकि सब तो सही मिल गया और कहो ऑप्शन नहीं दिया है, वरना तुम लोग और खुश हो जाते। तो ऑप्शन वैसा दिया नहीं। मैं बनाता तो मैं कहता ABCDE, पहला ऑप्शन देता ठीक है, और लगा के खुश हो जाते तो ये तो नीट वालों ने थोड़ा सा तुम लोगों पर रहम दिखा दिया यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट सर्व द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस? सीरम एंड यूरिन एनालिसिस, और ये तीनों अर्ली डायग्नोसिस के लिए यूज भी करते हैं हम लोग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन, मैं सवाल करते समय बताता हूं कि सबसे पहले यही मार्क कर लिया करो, करेक्ट या इनकरेक्ट, सर्कल बना लो उस पे। सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल। पॉलीपेप्टाइड चेन ए एंड बी आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड ब्रिज। अब देखो क्वेश्चन करते करते 32 सवाल आ गए और 4 ही 5 तरह के सवाल हैं जिनमें घूम रहा है सब कुछ। मैच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड चेन, ये गलत बात हो गई। मैच्योर कह रहा, तो मैच्योर में 2 ही चेन बचे, ए एंड। इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो हार्मोन विच कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड, तो इनकरेक्ट पूछा है, थर्ड हो जाएगा। जीन थेरेपी डायग्नोसिस,
और तुरंत दो चार कॉपी भी कर लेते हैं। अलाउज करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट, आरएनए इंटरफेरेंस, सेलुलर डिफेंस, कौन सी सेल, यूकैरियोटिक, एलाइजा, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स, एंजिल इलेक्ट्रोफोरेसिस, separation of DNA fragment. The capacity to generate a whole plant from any cell of the plant is called totipotency. और ये जो any cell है दिस इज एक्सप्लांट। और टिश्यू कल्चर टेक्निक के बारे में कब पता चला, 1950s में। उस दौरान पता चला कि किसी भी एक्सप्लांट से पूरा प्लांट हम जनरेट कर सकते हैं। और टिश्यू कल्चर टेक्निक में जो कार्बन सोर्स हो गया है सुक्रोज। और कितने यूज बताए गए थे, 3। पहला माइक्रो प्रोपेगेशन, दूसरा मेरिस्टम कल्चर, तीसरा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। जो माइक्रो प्रोपेगेशन है उसमें क्या करते हैं, उसमें बहुत कम समय में बहुत सारे जेनेटिकली यूनिफॉर्म प्लांट डेवलप कर सकते हैं। किसके लिए यूज किया गया, बैट इज द बनाना, एप्पल, टोमेटो। एंड व्हाट इज मेरिस्टम कल्चर, रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट फ्रॉम वायरस इन्फेक्टेड प्लांट। और रिकवरी के लिए जो एक्सप्लांट उसमें क्या यूज करते हैं, एपिकल मेरिस्टम या एक्सिलरी, दोनों, कोई भी यूज कर सकते हो। और ये जो मेरिस्टम है ये वायरस के इन्फेक्शन से फ्री क्यों है, इनका मल्टीप्लिकेशन का रेट वायरस के मल्टीप्लिकेशन से तेज है और इसलिए वहां तक इन्फेक्शन पहुंच नहीं पाता है। किसके लिए यूज किया गया, बीएसपी। बीएसपी इज द बनाना, सुगर केन एंड पोटैटो। और फिर आता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, जहां पर हम दो अलग अलग प्लांट के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करा सकते हैं। और इसमें किसका फ्यूजन कराया गया, पोटैटो और टोमेटो का। सबसे पहले सेल वॉल को डाइजेस्ट किया गया, प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। और फिर प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कराया गया और फिर उस फ्यूज प्रोटोप्लास्ट को ग्रो करा के नया प्लांट डेवलप कराया गया। और जो नया प्लांट बना उसे कहेंगे, हाँ पोमेटो तो कहेंगे, सोमैटिक हाइब्रिड, जिसका नाम रखा गया पोमेटो। क्या पोमेटो का कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें सारे डिजायरेबल फीचर नहीं है जो साइंटिस्ट इसमें इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे। जैसे गोल्डन राइस में वो विटामिन ए को इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे और हो गया, इसलिए मार्केट में बिक रहा है, समझे कि नहीं। बीटी कॉटन में बीटी जीन, क्राई जीन को इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे, हो गया, इसलिए वो बिक रहा है। लेकिन पोमेटो बिक नहीं रहा है। बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोडेड बाय द जीन क्राई1ac, बिल्कुल सही बात है। बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन इन बीटी, सही बात है। हाउएवर, आफ्टर इंजेक्शन बाय द इंसेक्ट द इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ड्यू टू एसिडिक पीएच। ये गलत हो गया, एल्कलाइन होना चाहिए। तो 1 is true and 2 is false। अच्छा, अब यहां पर जो क्राई जीन, उसमें 3 नाम बताए थे आपको और कहा था एक याद रखना, कौन सा, क्राई1a-b, किसके लिए, कॉर्न बोरर के लिए। बाकी जो 2 बचे वो कॉटन बोलवर्म के लिए। कौन कौन से, क्राई2a-b एंड क्राई1a-c। तो एक याद रखना, क्राई1a-b किसके लिए, कॉर्न बोरर के लिए। Which of the following are fused in somatic hybridization involving 2 varieties of plant? क्या फ्यूज कराते हैं, प्रोटोप्लास्ट। What is प्रोटोप्लास्ट, प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल। बाकी तो आप जानते ही हो। कैलस जानते हो क्या, कैलस इज द अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। जब कोई एक्सप्लांट हम ग्रो कराते तो पहले कैलस ही बनता है। और कैलस वाला का सवाल आया भी तो था, कौन सा हार्मोन, साइटोकाइन, काइनेटिन पूछा था मैंने कि काइनेटिन की खोज के लिए कौन जिम्मेदार है, कैलस। क्योंकि जब वो कौन से साइंटिस्ट थे, स्कोग मिलर, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो कैलस बना था। और कैलस में रूटिंग कराने के लिए क्या डालते हैं, ऑक्सिन, ऑक्सिन रूटिंग कराता है। तो उन्होंने देखा कि ऑक्सिन के साथ 4 में से कोई एक चीज मिलानी पड़ती है। क्या क्या, डीएनए, कोकोनट मिल्क, ईस्ट एक्सट्रैक्ट या वेस्कुलर टिश्यू। और इन 4 में से जब कुछ मिलाते तब जाके सूट बनता है। और यहीं से पता चला काइनेटिन के बारे में। बेटा प्लांट फिजियो में बात हुई ना इस बारे में, तो वहां कैलस की बात हुई है।
अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, एम्फिसिमा को ट्रीट करने के लिए क्राई 1 AB, एक याद है तो काम चल जाएगा आपका, है ना, ये क्राई 1 AC बॉलवम, एन एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी ADA deficiency. The Indian government has set up GX which will make decision regarding the validity of GM research. सही बात है क्या? Biopiracy is the term used to refer to the use of bioresources by native people. नेटिव मतलब निवासी। तो अगर हम इंडिया के, तो बासमती के लिए हमें कोई अलग से शुल्क देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई कंपनी अगर बेचेगी तो हमारे देश को भुगतान करना पड़ेगा। तो नेटिव पीपल ने, यहां क्या होना चाहिए था भाई? मल्टीनेशनल कंपनीज MNCs के द्वारा अगर होता तो ये बायोपायरेसी हो जाता, लेकिन नेटिव पीपल कह दिया, निवासी, इसलिए गलत हो जाएगा। तो क्या सही हुआ? पहले ही हो जाएगा। चलो, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन, हाँ, ई कोलाई, GM कॉटन, बैसिलस thuringiensis, ADA deficiency, gene therapy and ELISA, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। सवाल गिने चुने ही हैं, बहुत जान नहीं देना जाके वो पढ़ते पढ़ते कि उसी में जान दिए दे रहे हैं। क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा कि क्या क्या हमें अच्छे से रिवाइज करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री में यही काम करना है, इसलिए करें 38 साल के सवाल कर डालो आप, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा क्या पूछेगा, आप खुद जान जाओगे। The Bt toxin in genetically engineered Bt cotton kill the pest by altering the pH, हाँ, creating pore in the midgut। अब ये ऑप्शन अट्रैक्ट करता है, लेकिन पीएच क्या बीटी टॉक्सिन खुद बदल रहा है? नहीं, पीएच तो वहां हाई है ना, एल्कलाइन, यानी कि ऑल्टरिंग द पीएच, इसलिए गलत है। तो आप जानते हैं कि जो बीटी टॉक्सिन होता है वो मिडगट में जाता है, और मिडगट में एल्कलाइन पीएच है, वहां पर बीटी टॉक्सिन एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने के बाद मिडगट एपिथेलियम से बाइंड करता है, जिससे पोर एंड स्वेलिंग हो जाती है, जिससे इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। चलो, कह रहा है कि फॉलोइंग आर द स्टेप इन्वॉल्व इन द एक्शन ऑफ टॉक्सिन इन बीटी कॉटन। चलो देखते हैं, कह रहे हैं कि 5 स्टेप हैं और इनको अरेंज करना है सही क्रम में। तो कहां शुरू करोगे? देखो जरा, ये आंसर नहीं देखने, ये ऑप्शन देखने। कौन से स्टेप से शुरू करें? हाँ, डी से, ई से शुरू करें। ई में क्या कह रहा है? द टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन इन बैक्टीरिया। क्या बैक्टीरिया में टॉक्सिन इनएक्टिव फॉर्म में? यस, तो यहां शुरू करेंगे 1। अब क्या होगा? बी हो जाएगा ना। ई के बाद हम लोग पहुंचते हैं बी पर, बस, हाँ, या बी पहले होगा? बी पहले होना चाहिए। बीटी प्रोड्यूस क्रिस्टल विद टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। बीटी टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, और ये जो प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है किस फॉर्म में है? इनएक्टिव फॉर्म में। और इनएक्टिव को निगलेगा कौन? इंसेक्ट। कहां पे है? द इनएक्टिव टॉक्सिन, नहीं, एल्कलाइन पीएच सॉल्युबलाइज द क्रिस्टल। एल्कलाइन पीएच पे क्रिस्टल घुल जाएंगे, और घुलने के बाद इनएक्टिव टॉक्सिन कन्वर्टेड इनटू एक्टिव, और एक्टिव हो गया तो एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द सरफेस ऑफ मिडगट सेल। कुछ मिला ऑप्शन? कौन सा? चौथा हो गया क्या? तो अच्छा सवाल है, बहुत हल्का सवाल नहीं है ये, और एग्जाम में तो वैसे भी 5 ऑप्शन, ये है ना, रीडिंग करने में ही टाइम लगता है। RNA interference take place in all eukaryotic organism as a method of cellular defense। सही बात है क्या ये? और क्या मेलोडी गैन इनकॉग्निशिया यूकैरियोट ही है? और टोबैको प्लांट वो तो प्रोकैरियोट है। RNAi involve the silencing of a specific mRNA due to a complementary single stranded RNA। बहुत पूछा गया कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड, तो ये तो हो गया गलत। तो कौन सा ऑप्शन? पहला। बीटी टॉक्सिन प्रोटीन दैट कैन किल मेनी इंसेक्ट डज नॉट किल द बैसिलस बिकॉज। बैक्टीरिया खुद क्यों नहीं मर जाता है? क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर टॉक्सिन किस फॉर्म में है? इनएक्टिव फॉर्म में। कौन सा? थर्ड। इन बैसिलस
It is present in an inactive state and once insect ingest it, it is converted into active form. भाई ये भी तो सवाल है कि सांप के अंदर जहर है, लेकिन सांप का जहर सांप को नहीं मारता है, क्यों? इनएक्टिव फॉर्म में और तुम्हारी बॉडी में आके एक्टिव हो जाता है। वो जो जहर है उसका ना, वो सलाइवरी ग्लैंड में है, और वो जब हमें काटता है तो हमारे ब्लड में जहर आता है, और ब्लड में जब आता है तब वो अपना काम दिखाना शुरू करता है। सलाइवरी ग्लैंड में वो स्टोर है, और स्टोर है तो वो अपना इफेक्ट दिखा नहीं पा रहा है, लेकिन वो नहीं कि इनएक्टिव फॉर्म में वहां पर स्टोर है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन बाय बीटी कैन किल ओनली कैटरपिलर लार्वी। हाँ, और किसको मारेगा? हाँ, केवल लार्वा को मारेगा। हाँ यार, ये यहाँ का सवाल नहीं, ये वहां का सवाल है। कहाँ का? माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, वहां लिखा है कि बीटी जो होता है वो कैटरपिलर लार्वा को मारता है, लेकिन अदर इंसेक्ट अनहार्म रहते हैं। तो लाइन लिखी एनसीईआरटी ने, तो वहीं से सवाल है। एंड बी नहीं, नैरो स्पेक्ट्रम तो अलग है, वो बैक्लो वायरस का अलग सवाल है, एनपीवी, उससे नहीं रिलेट करना है। बीटी कैन नॉट किल एडल्ट मॉथ, सही बात है, एडल्ट को नहीं मारेगा ना, ये लार्वल स्टेज है ना, कैटरपिलर लार्वल स्टेज, तो लार्वा को मारेगा लेकिन एडल्ट को किल नहीं करेगा, तो दोनों बातें सही हैं। अब ये बात सीधी एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं की, लेकिन उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि लिखा है कि अदर इंसेक्ट अनहार्म्ड रह जाते हैं, और ये दूसरा इंसेक्ट है जो अनहार्म रहेगा, वो बटरफ्लाई है, और ये क्या है? मॉथ है। तो दोनों बातें यहां पर सही है। कठिन सवाल है। Assertion reason: some ethical standard are required to evaluate the morality of scientific human activities that might help or harm living organism। सही बात है, वही एथिकल इशू वाला पॉइंट है ये। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज। सही बात है, दोनों बातें सही हैं, बस समस्या यहीं शुरू हुई। जैसे दोनों सही हो गया, अब उसके बाद सोचते हैं अब क्या करें इसमें। ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बताओ। नहीं कर रहा है। वहां कह रहा है कि भैया एथिकल स्टैंडर्ड चाहिए, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, और यहां कह रहा है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी वो जीएम रिसर्च को कंट्रोल कर रहा है, तो दोनों का कोई लिंक नहीं है। तो इसका मतलब दोनों सही, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। गोल्डन राइस इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड राइट, इट इज एन एग्जांपल ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन। अब ये पॉइंट बायोफोर्टिफिकेशन हटा दिया गया, आपके एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन ये नीट 24 का सवाल है तो याद करना पड़ेगा। बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब होता है क्वालिटी को बढ़ाना। क्या बढ़ाना? क्वालिटी। अगर हम क्वालिटी को इंप्रूव कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे बायोफोर्टिफिकेशन। द 2 DNA, यही लिख लेना इसको, टू इंप्रूव क्वालिटी। Two DNA sequences were prepared corresponding to A and B chain of human insulin and were introduced in the plasmid of agrobacterium to produce insulin chain। क्या गलत बात है? हाँ, क्या गलत है इसमें? एग्रोबैक्टीरियम कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था? ई कोलाई में। बैल हो। कुछ लोग सोच रहे अच्छा कहाँ गलती है, उधर ह्यूमन इंसुलिन लिखा है, इधर बैक्टीरिया कह रहा है। कुछ करें, ए चेन नहीं अल्फा बीटा कर दो सर इसका। सबके अलग अलग नखरे हैं। चेन ए एंड बी वर प्रोड्यूस सेपरेटली, अलग अलग बनाई गई। क्यों अलग अलग बनाई गई? ताकि सी पेप्टाइड ना आ जाए, इसलिए अलग अलग बना रहे हैं। एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। ये सही, तो पहला वाला गलत है, दूसरा सही है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोटेक इन एग्रीकल्चर इज टू। अरे इतना टाइम लोगे, प्लांट का वेट बढ़ाना ही तो मेन ऑब्जेक्टिव है। प्रोड्यूस पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट, इसी तो पूरी कहानी पढ़ी हमने। बीटी कॉटन बनाया, वो टोबैको प्लांट को रेजिस्ट किया, तो पेस्ट रेजिस्टेंट ही तो हमने डेवलप किया है तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव।
अरे लेकिन ये कोई ऑब्जेक्टिव है तीन क्या? नहीं। और कोई ऑब्जेक्टिव बताओ, और कोई ऑब्जेक्टिव? टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, इंक्रीज मिनरल एफिशिएंसी यूजेस, टेलर मेड प्लांट, टॉलरेट एबायोटिक स्ट्रेस, बहुत सारे हैं। लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? पेस्ट रेजिस्टेंट। और पेस्ट से रेजिस्टेंट हो जाएगा तो कई फायदे हैं। पेस्ट से रेजिस्टेंट अगर हो गया प्लांट हमारा, तो हमें पेस्ट को मारने के लिए दवाई नहीं डालनी पड़ेगी, यानी जो हमारी डिपेंडेंसी पेस्टिसाइड पे वो कम हो जाएगी। साथ ही फसल की पैदावार भी बढ़ जाएगी, और यही तो मेन एम है, फसल की पैदावार को बढ़ाना। ट्रांसफर आरएनएज एंड राइबोसोमल आरएनए डू नॉट इंटरेक्ट विद एमआरएनए। गलत बात है ना? क्या गलत है? अबे ट्रांसफर आरएनए तो इंटरेक्ट करता है ना एमआरएनए से। कब कब? हाँ, ट्रांसलेशन में किस काम के लिए? रीड करता है ना। टीआरएनए रीड द जेनेटिक कोड। कोड कहाँ है? एमआरएनए पे। और कोड को पढ़ने के लिए एंटी कोड किसके पास है? टीआरएनए। तो दोनों जुड़ते हैं ना। कैसे? हाइड्रोजन बॉन्ड से। अगर एमआरएनए पे यू 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 है तो टीआरएनए पे टीटीटी होगा। क्या होगा? ए और बॉन्डिंग हो जाएगी, और तभी तो पढ़ पाएगा कि किसको ऐड करना है, फिनाइल एलानिन को। RNAi टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। देखो अब ये सवाल भी लगातार आ रहा है, यूकैरियोटिक वाला। साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA पॉसिबल वाया RNAi बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। वही एक सवाल इनके पास है घिसा पिटा, डबल स्टैंडर्ड RNA। ये नीट 25 का सवाल है, ये भी 25 का। वाई कांट इंसुलिन बी गिवन ओरली टू डायबिटिक पेशेंट? कह रहे टैबलेट खिला दो इंसुलिन की, तो इंसुलिन इज अ प्रोटीन, और प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगी इसलिए। और क्या हम पैरासीटामोल खा लेते हैं? क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होगा, इसलिए हम उसको खा लेते हैं। तो इट विल बी डाइजेस्टेड इन द जीआईटी। जीआईटी में कहा? स्टमक में, क्योंकि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है? स्टमक में। तो स्टमक में डाइजेस्ट हो जाएगी, और अगर डाइजेस्ट हो जाएगी तो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंच नहीं पाएगी, और पहुंच नहीं पाएगी तो फिर काम नहीं कर पाएगी। क्योंकि इसको पहुंचना कहाँ है? इंसुलिन को ब्लड में पहुंचना है। अरे कहाँ जाना है? पेनक्रियाज में जाना है। वाह दीदी, कौन पेनक्रियाज? तुम बता रहे हो कहाँ जाना है इसको? अच्छा, पेनक्रियाज की बीटा सेल में जाएगा। कहाँ जाएगा? एडिपोसाइट एंड हेपेटोसाइट टारगेट है ना इसका। तो लिवर सेल तक और एडिपोस टिश्यू की सेल तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेगा? ब्लड के द्वारा। और ब्लड में तभी पहुंचेगा जब एब्जॉर्ब हो पाएगा, लेकिन ये तो एब्जॉर्ब होने के पहले अमीनो एसिड बन जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं? अब इंजेक्शन देते हैं ताकि सीधे ब्लड में चला गया और ब्लड से टारगेट तक पहुंच गया। कुछ जान पा रहे हो तुम लोग? तुम लोग अगर इंजीनियर तुम लोग बना दिया जाए या साइंटिस्ट बना दिया जाए तो तुम लोग क्या क्या सोच लोगे बताओ? अगर इंसुलिन खाए तो वो बीटा सेल में चले गए। चलो अगला, ये भी नीट 25। चलो, एली लिली कंपनी ने कहा बनाया था इंसुलिन? ई कोलाई में। ये तो पहले याद होना चाहिए। और ई कोलाई क्या है? अरे वाह, इतनी बड़ी बात तुम लोगों ने बता दी। 25 का सवाल है ये। चलो, तो अब कुछ असर्शन रीजन के सवाल करा देते तुम लोग को, है ना? तो हाँ, वो भी करा देंगे अभी। चलो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। A probe is allowed to hybridize to its complementary DNA by in a clone of cell followed by detection using autoradiography. इतना बताओ पहले। The clone having the mutated gene will hence not appear on photographic film. रीजन कह रहा है कि the probe will not have complementarity with the mutated gene, और ये नजर नहीं आ रहा है क्योंकि कॉम्प्लीमेंटेरिटी नहीं है। क्या एक्सप्लेन कर रहा है? तो कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। Some ethical standards are required to evaluate the morality of all human activities that might help or harm living organisms. The manipulation of living organism by human race
कैन गो ऑन एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन, क्या गलती? हाँ, अच्छा विद रेगुलेशन कर दें, हाँ क्या गलती कहां पे? कैन नॉट गो एनी फर्दर। कह रहे हैं जो ऑर्गेनिज्म में हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ये कैन नॉट गो ऑन एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन, तो ये वाला गलत हो गया। तो अब एक गलत एक सही, तो फिर ज्यादा तकलीफ नहीं है। इंडियन बासमती was crossed with semi-dark varieties and was claimed as an invention or a novelty। ये किसने किया था? अमेरिकन कंपनी ने किया था ना। देयर इज रेफरेंस टू बासमती इन एंशियंट टेक्स्ट फॉल्कलोर। सही बात है क्या? पुराने लोकगीतों में, पुराने जो हमारे साहित्य हैं उनमें यूज किया गया था, है ना, इसका रेफरेंस है। तो दोनों बातें सही हैं, बस इस तकलीफ हो गई आपको कि एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। भाई इंडियन बासमती को सेमी ड्रॉप से क्रॉस कराया क्योंकि हमारे साहित्य में उसका जिक्र किया गया, कोई मतलब बन रहा क्या? तो दोनों सही, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन आर फाइनेंशियली पुअर। इतने बताओ पहले। इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन मतलब जहां पर इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा विकसित है, जैसे अमेरिका, और फाइनेंशियली बहुत पुअर है। अरे इंडस्ट्रीज होंगी तभी तो पैसा होगा खूब सारा। हाँ, इतना पेट्रोल डीजल हम क्यों खरीद रहे हैं? इंडस्ट्री चलाने के लिए। तुम लोग अच्छा सही में, तुम लोग बस वही गैस सिलेंडर जानो। तुम लोग कोई मतलब नहीं देश दुनिया से कि वहां होमुर्च में क्या हो रहा है, वहां ईरान और अमेरिका की युद्ध। कुछ जानते हो तुम लोग? कुछ नहीं जानते हो। वैसे जानना नहीं चाहिए तुम लोगों को, ये तुम लोग जानना चाहिए। द डेवलपिंग एंड, जैसे इंडिया कैसी कंट्री है डेवलपिंग, एंड द अंडर डेवलप्ड, जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान सब अंडर डेवलप्ड है। वहां पे 500 रुपए किलो आटा है इस समय पाकिस्तान में। है ना? वर्ल्ड इज पुअर। सही बात है क्या? अच्छा ये गलत बात है। डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड इज पुअर। अरे आगे पढ़ लें, इन बायोडाइवर्सिटी। ये सही बात है कि गलत बात है? ये गलत बात है, क्योंकि जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड है उनमें बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। एंड ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज। तो इसका मतलब ये वाला भी गलत और ये वाला भी गलत। यहां क्या होना चाहिए था? रिच, और यहां होना चाहिए था रिच। और पुअर है तो क्या होना चाहिए? रिच होना चाहिए। और ये सब मैंने घर में बनाया है। ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एथिकल इश्यूज में। पढ़ते लिखते नहीं क्या तुम लोग? दोनों गलत है क्या? कहीं दिया है क्या? हाँ, चौथा ऑप्शन दिया है, दोनों गलत हैं। बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। एग्जाम में ये भी ध्यान रखना कि चारों ऑप्शन बदलते रहते हैं। ये नहीं कि याद करके ये वाले चले कि पहला वाला एक्सप्लेन कर रहा दूसरा नहीं कर रहा है। वो चारों ऑप्शन हर क्वेश्चन में बदल दे रहे हैं। चलो इसमें कह रहा प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल हु जीन्स हैव बीन ऑल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन आर कॉल्ड जीएमओ। सही बात है क्या? क्या बीटी कॉटन एक जीएमओ है? यस। GM has been used to create tailor-made plant to supply alternative resources to industries in the form of starches, fuel and pharmaceutical। सही बात है। टेलर मेड याद है ना, वो बहुपयोगी मल्टीपर्पज प्लांट है ना। तो दोनों बातें सही हैं। क्या दोनों का कोई रिलेशन है? नहीं, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। ऊपर बताया गया कि जीएमओ कैसे बनते हैं, जीएमओ किसे कहते हैं, और यहां जीएमओ का यूज बताया गया। तो दोनों का कोई लिंक नहीं है, तो नॉट हो जाएगा। BT toxin are insect group specific and BT toxin is coded by gene named CRY। अब बताओ, एक्सप्लेन कर रहा कि नहीं कर रहा? हाँ, ऐसे सोचा करो ना, ज्यादा वैसे दिमाग लगाने सोचो केवल ऐसे ही। इसमें कह रहा है कि BT टॉक्सिन स्पेसिफिक है, और यहां कह रहा है कि इसको कोड करने वाला जीन क्राई है। तो क्राई जीन कोड करा इसलिए स्पेसिफिक है? नहीं, ये तो कोई पर्पज नहीं हुआ ना। क्यों स्पेसिफिक है? क्योंकि एक पर्टिकुलर इंसेक्ट को मार सकता है, इसलिए स्पेसिफिक है। तो इसका मतलब दोनों बातें सही, लेकिन करेक्ट रीजन नहीं है ये। सेवरल निमेटोड पैरासिटाइज अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। सही बात है। प्लांट के लिए बताओ कोई निमेटोड? मेलोडिगैन इनकॉग्निशिया। एनिमल में ह्यूमन के लिए एस्केरियासिस,
फाइलेरियासिस, है ना, हुक्म। एस्केरियासिस, फाइलेरियासिस एंड टीनियासिस आर सम ऑफ द डिजीजेस कॉज्ड बाय निमेटोड। हाँ, गलत बात है ना ये, क्योंकि टीनियासिस टीनिया से होता है, और जो टीनिया है वो प्लेटी हेलमिंथ का मेंबर, वो निमेटोड नहीं है। अच्छा, यहां पर अगर ये हटा दें, कॉज बाय निमेटोड यहीं तक रखें तो सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों बीमारियां ह्यूमन में होती हैं। द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस हैव मेड immense impact in the area of healthcare by enabling mass production of safe and more effective therapeutic drug। सही बात है क्या? मास मतलब ज्यादा मात्रा में बना सकते हैं, सेफ एंड इफेक्टिव। सेफ मतलब एलर्जी नहीं होगी, और इफेक्टिव जैसे वो नॉन ह्यूमन सोर्स से पिग और कैटल से जब इंसुलिन निकालते थे उतना इफेक्टिव नहीं होता था, यहाँ इफेक्टिव भी होगा। The recombinant therapeutic do not induce unwanted immunological response as is common in case of similar product isolated from non-human sources। सही बात, दोनों बातें सही हैं। और आप सोचो कि एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इतना टाइम लोगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए से हम मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि सिमिलर प्रोडक्ट में अनवांटेड रिस्पॉन्स आता है, इसलिए मास प्रोडक्शन कर रहे हैं। मास प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं? ताकि दुनिया भर को हम दवाई बेच सकें, दुनिया भर की बीमारी सही कर पाए। तो इसका मतलब ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। हाँ, अगर यहां पर मोर सेफ की केवल बात होती कि सेफ बना रहे, तब ये वाला पॉइंट इसको एक्सप्लेन करता, लेकिन यहाँ मास प्रोडक्शन की बात और इफेक्टिवनेस की बात भी है, तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। कुछ जान पा रहे तुम लोग? ये कैसे आएगा? याद करने से ना, कि प्रैक्टिस से आएगा। ये जितने सवाल करोगे तभी आएगा ये। चलो, इसमें कह रहा मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज इज पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर टाइम इंटरवल। सही बात है क्या? इंसुलिन कैन बी ओरली एडमिनिस्टर्ड टू डायबिटिक पीपल? नहीं। अब यहां तो कोई समस्या नहीं, एक सही और एक गलत हो गया। Insulin used in diabetes was earlier extracted from pancreas of slaughtered cattle and pigs. Insulin from an animal source caused some patient to develop allergy and other type of reaction to the foreign protein। Explain कर रहा कि नहीं? वाह भाई, तुम लोग एकदम। चलो, ऐसे सोचा करो हिंदी में कि इंसुलिन को पहले हम सुअर से निकालते थे। किससे निकालते थे? और रीजन में कह रहा है क्योंकि एनिमल से जो निकालते थे उससे एलर्जी हो जाती थी, इसलिए निकालते थे, सो ताकि एलर्जी हो जाए। वाह भाई, कमाल की बात है ये। तो एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऐसे सोचा करो तुम लोग। The modification or uses of living organisms for public services has also created problem with patents granted for the same। हाँ भाई, ठीक है, सही बात है। गाना बस गाते रहो कि एनसीईआरटी, लेकिन पढ़ना लिखना नहीं उसमें कुछ जाके। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन हैव अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट व्हेन सच ऑर्गेनिज्म आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इकोसिस्टम। सही बात है? बताओ, एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यहां कह रहा पेटेंट की समस्या। किसकी समस्या? पेटेंट की। और यहां कह रहा है कि जब जीएमओ को हम इंट्रोड्यूस करते तो अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट हो सकते हैं। क्या दोनों का कोई लिंक है? नहीं। ये पेटेंट वाले का एक्सप्लेनेशन क्या होगा? बायोपायरेसी रोकने के लिए पेटेंट क्यों कराते? ताकि कोई बायोपायरेसी ना करे। तो यानी एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बीटी फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। सही बात है। These crystal contain a toxic insecticidal protein। बताओ, एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ, बीटी प्रोटीन क्रिस्टल बना रहा है, और इन क्रिस्टल में इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है। क्या इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि वो बना रहा है क्योंकि टॉक्सिक है प्रोटीन? नहीं, इस बात का कोई मतलब नहीं है। तो नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ट्रांसजेनिक रैट, रैबिट, पिग, सीप, काउ एंड फिश हैव बीन प्रोड्यूस्ड। और इनमें सबसे ज्यादा कौन है? माइस। कितने परसेंट? मोर देन 95%। ट्रांसजेनिक एनिमल आर यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। सही बात है क्या? अब बताओ,
एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वहां कह रहा है कि ट्रांसजेनिक एनिमल ये सब बनाए जा चुके हैं, और यहाँ कह रहा है कि ट्रांसजेनिक एनिमल का क्या यूज है, तो दोनों का कोई लिंक नहीं है, तो नॉट। ये सब प्रैक्टिस करने से आएगा। बायोनेट में सवाल सब दिए ही गए, फिगर वाले भी करा दें। चलो बताओ ए क्या है? डिस्ट्रॉयड बाय कौन बोरर? ये देख लो, ये हालत है इन सब की। कौन बोरर बता रहे हैं इसमें, इनको मक्का दिखाई दे रहा है ये। डिस्ट्रॉयड बाय कॉटन नहीं, डिस्ट्रॉयड बाय बोलवम, हाँ कॉटन बोलवम बोल सकते हैं। और बी क्या है? फुल्ली मैच्योर कॉटन बॉल, तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ये कौन सा दिखाया गया? हाँ, रूट ऑफ टोबैको प्लांट। और क्या तुमको दिखाई दे रहा है इसमें? और कुछ दिखाई दे रहा है? तो क्या करोगे? पहला हो जाएगा इसमें, रूट ऑफ अ टिपिकल कंट्रोल प्लांट। इसमें आरएनए यूज किया गया, और ये 5 दिन के बाद दिखाएगा। एनसीईआरटी ने लिखा है तो वही मानेगा। चलो इसमें बताओ कि ये नीला वाला क्या है? हाँ, नीला वाला प्रो इंसुलिन, अच्छा। और हरा वाला मैच्योर इंसुलिन, और ये ग्रे वाला ये हीमोग्लोबिन। ये नीला वाला ए चेन, हरा वाला बी चेन, और ग्रे वाला सी चेन। नीला वाला ए चेन, हरा वाला बी चेन, और ये सी चेन। इसका मतलब ये जो पहला डायग्राम है ये प्रो इंसुलिन, ये वाला इंसुलिन, और ये सी पेप्टाइड अलग हो गया यहां से। मतलब ये प्रोसेस क्या है? मैचुरेशन या प्रोसेसिंग कह सकते हो। कर लोगे अब? कंप्लीट हो गया ये सवाल। कुछ रिवीजन करोगे कि बताओ चैप्टर? हाँ, कुछ पढ़ के आओ तो रिवीजन कराएं। जेनेटिक्स से स्टार्ट करेंगे हम लोग। साहीवाल काऊ कहां बनाई गई? कैसे? आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन। मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया? गार्डन पी पाइसम। कितने साल, कब से कब तक? 1856 से 1863। कितने करेक्टर लिए? कितने ट्रेट? कितनी ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी? कितने प्योर लाइन? सीड बेस करेक्टर, फ्लावर बेस, पॉड बेस, कलर बेस, स्टेम बेस, टोटल कलर। मेंडल ने अपने नियमों को कब पब्लिश किया? 1865। मेंडल के नियमों की रिडिस्कवरी कब हुई? कितने साइंटिस्ट? पहले ह्यूगो डिवरीज, दूसरे कार्ल कोरेंस, तीसरे सेरमा। किसने बताया क्रोमोसोम और जीन का बिहेवियर पैरेलल होता है? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय साटन एंड बॉवेरी। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन गिवन बाय टीएच मॉर्गन। ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। डाई हाइब्रिड क्रॉस की मोनो हाइब्रिड। कितने कैरेक्टर लिए? 2। पहला बॉडी कलर, दूसरा मेल में बॉडी कलर आई कलर, फीमेल में बॉडी कलर येलो और आई कलर, दोनों का क्रॉस कराएगा। F1 मिला, F1 में सेल्फिंग, और क्या मिला? F2, और F2 में 9331 का रेशियो नहीं मिला। और अगर मिलता तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल होता। नहीं मिला मतलब एप्लीकेबल नहीं है, मतलब एक्सेप्शन। यहां पर 2 क्रॉस यूज किए गए, क्रॉस एन क्रॉस बी। क्रॉस ए में कौन से जीन? वाई एंड डब्ल्यू, और क्रॉस बी में डब्ल्यू और एम। डब्ल्यू और एम के बीच की डिस्टेंस 37.2 सेंटी मॉर्गन, और वाई और डब्ल्यू में 1.3 सेंटी मॉर्गन। लिंकेज टर्म किसने दिया? मॉर्गन ने। रिकॉम्बिनेशन वायरस बिजरिंग के द्वारा दिया गया। क्रोमैटिन, क्रोमैटिन में कितने कंपोनेंट? 4। पहला डीएनए, दूसरा, तीसरा, चौथा। सेक्स डिटर्मिनेशन के कितने तरीके? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हैप्लो डिप्लॉयड। बर्ड में कौन सा? हनी बी,
most of the insect, most of the mammals, Drosophila, human, Struthio, चेर W, grasshopper, मेल हेट्रोगैमिटी का केस XO एंड XY, और फीमेल हेट्रोगैमिटी ZW। जो हेट्रोगैमिटी शो करेगा वही सेक्स को डिटरमाइन करेगा और वही दो तरह गैमीट बनाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट से आप ध्यान रख सकते हैं। एक्स बॉडी टर्म किसने दिया? हैंकिंग। हैंकिंग ने किसके स्पर्मेटोजेनेसिस को देखा? इंसेक्ट के। ईयर कौन सा? 1891। जेनेटिक डिसऑर्डर कितनी तरह के? पहला। दूसरा, मेंडेलियन डिसऑर्डर का कारण सिंगल जीन म्यूटेशन। और ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर कितनी तरह के? 3। ऑटोसोमल डोमिनेंट, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ऑटोसोमल रिसेसिव, सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड एक्स लिंक्ड। 2 बीमारियां कौन सी? हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस में अगर मदर अफेक्टेड है तो लड़कों में 100%, मां कैरियर है तो लड़कों में, और मां नॉर्मल है तो लड़के 0%। और इतने से काम चल जाएगा आपका। ज्यादा सवाल इतने से सॉल्व हो जाते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव में बच्चा तभी बीमार होगा जब कम से कम दोनों पेरेंट कैरियर हों। कम से कम दोनों कैरियर होने चाहिए। थैलासीमिया कितनी तरह का? 1। दूसरा, अल्फा थैलासीमिया को कितने जीन कंट्रोल करें? 2। और बीटा को? अल्फा थैलासीमिया के 2 जीन कहां है? क्रोमोसोम नंबर 16 पे, और बीटा वाला 11 पे, और आई जीन 9 पे है। और जो अल्फा के 2 जीन उसमें एक का नाम HbA1, दूसरा HbA2, और उसमें HBB हो जाएगा। सिकल सेल एनीमिया और थैलासीमिया में कौन क्वालिटेटिव है? सिकल सेल एनीमिया। और कौन क्वांटिटेटिव है? थैलासीमिया क्वांटिटेटिव हो जाएगा। कोडोमिनेंस का एग्जांपल, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को कितने जीन कंट्रोल करें? 1। कितने अलील? कितने फिनोटाइप? कितने जीनोटाइप? और एक जीन के अगर 2 से ज्यादा एलील हैं तो मल्टीपल एलील। तो क्या एबीओ सिस्टम डोमिनेंस शो कर रहा है? क्या कोडोमिनेंस है? क्या मल्टीपल एलील शो कर रहा है? और अगर हमें मल्टीपल एलील देखना तो उसके लिए क्या करना है? पॉपुलेशन स्टडी। अगर F1 दोनों पेरेंट में किसी एक की तरह है तो डोमिनेंस, दोनों की तरह कोडोमिनेंस, किसी की तरह नहीं है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। का एग्जांपल स्नैपड्रैगन, एंटी राइनम या डॉग फ्लावर। और इसमें F2 जनरेशन में फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो सेम आता है। कितना? 1:1। फिनोटाइप का रेशियो आना कितना चाहिए? 3:1। 3:1 आता तो लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल हो जाता, नहीं आता तो एप्लीकेबल नहीं है। तो क्या हो गया? एक्सेप्शन। तो ये जो स्नैपड्रैगन वाला केस है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है कि एक्सेप्शन है? दोनों चीजें है ना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस से कैसे पता चला? F1 दोनों में किसी की तरह नहीं है। F1 कैसे है? रेड एंड वाइट, सॉरी पेरेंट है रेड और वाइट, और F1 कैसा है? पिंक। और ये एक्सेप्शन है, कैसे पता चला? F2 जनरेशन में फिनोटाइप का रेशियो 1:1 आ गया। तो एक्सेप्शन को शो करने के लिए हम लोग F2 का यूज करते हैं और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए F1 का यूज करते हैं। F1 दोनों में किसी की तरह नहीं, मतलब ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जाएगा। और एक्सेप्शन है 3:1 का रेशियो फिनोटाइप का F2 जनरेशन में नहीं आ रहा है। वहां से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के 3 कारण बताए गए। क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए या एबनॉर्मल अरेंजमेंट। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में 2 चीजें बताई गई। पहला एन्यूप्लॉइडी, दूसरा पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन एंड पॉलीप्लॉइडी फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस। अब पॉलीप्लॉइडी जनरली सीन इन प्लांट, तो हम तो ह्यूमन जेनेटिक्स यहां पढ़ रहे हैं। दूसरा एन्यूप्लॉइडी, इसमें 2 केस बताए गए। 2n-1 मोनोसोमी एंड 2n+1 ट्राइसोमी का एग्जांपल डाउन सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और मोनोसोमी का टर्नर सिंड्रोम। रूडिमेंट्री ओवरी कहां पर? गायनिकोमास्टिया। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पार्शियली ओपन माउथ। डाउन सिंड्रोम को पहली बार किसने डिस्क्राइब किया? कब किया?
1866 and this is due to the ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। बहुत पूछा जाता है, 21वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो गई। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का क्रोमोसोमल कंपोजिशन XXY और टर्नर में XO, जीरो ऐसे बोलना चाहिए, X0 हो जाएगा। और दोनों ही पर्सन, क्लाइनफेल्टर और टर्नर वाले दोनों पर्सन कैसे हैं? स्टेराइल। डाउन सिंड्रोम मेल को होगा कि फीमेल को? दोनों को, है ना। क्लाइनफेल्टर केवल मेल को, टर्नर केवल फीमेल को। हीमोफीलिया मेल को होगा कि फीमेल को? दोनों को। किसमें ज्यादा चांस? मेल में ज्यादा चांस है। कलर ब्लाइंडनेस मेल को होगा कि फीमेल को? किसमें ज्यादा चांस? कितने परसेंट? 8%। और फीमेल में 0.4% हो जाएगा। सिकल सेल एनीमिया मेल को होगा कि फीमेल को? दोनों को। किसमें ज्यादा चांस? बराबर चांस होंगे। हीमोफीलिया फादर लड़के को देगा कि लड़की को? केवल लड़की को। और माँ दोनों को। यानी लड़की बीमारी किससे रिसीव करती? पापा से कि मम्मी से? दोनों से। और लड़का केवल मम्मी से। इसलिए लड़के को हम सीधे मम्मी से ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि मम्मी अफेक्टेड तो लड़का 100% चांस है ना। और माँ कैरियर तो लड़का 50%, और माँ नॉर्मल तो लड़का नॉर्मल। इतना ध्यान रखेंगे, हो जाएगा। क्योंकि लड़के को केवल मम्मी से फर्क पड़ रहा है, जबकि लड़कियों को दोनों से फर्क पड़ रहा है। तो लड़की में हीमोफीलिया तभी हो सकता है जब कम से कम माँ कैरियर हो और फादर अफेक्टेड हो। और फादर अफेक्टेड तो अपनी मैरिजेबल एज तक जनरली सर्वाइव नहीं कर पाएगा। समझ गए कि नहीं? ई कोलाई में कितने बेस पेयर? 4.6 मिलियन। ह्यूमन में 6.6 बिलियन। 6.6 बिलियन। और हैप्लॉइड कंटेंट में 3.3 बिलियन हो जाएगा। बैक्टीरियल लैम्डा में 48,502। X174 5,386। डीएनए की डिस्कवरी किसने की? फ्रेडरिक मिशर इन द ईयर 1869। डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल कब दिया था? 1953। किस पे बेस्ड था? एक्सरे डिफ्रैक्शन गिवन बाय विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, आल्सो बेस्ड ऑन चारगाफ रूल। चारगाफ रूल किसके लिए एप्लीकेबल है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए। और चारगाफ नियम कहता प्यूरिन का नंबर पिरिमिडिन के बराबर, एडेनिन का, थाइमिन के, ग्वानिन का, साइटोसिन के। और डबल हेलिकल मॉडल के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। कब दिया गया? 1962 में। किसको? वाटसन, क्रिक और विल्किंस को। एंटी पैरेलल पोलैरिटी का कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यूनिफॉर्म विथ का कारण प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन के अपोजिट आता है। और विथ कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम। और पिच कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम। राइज पर बेस पेयर 3.4 एंगस्ट्रॉम। रोटेशन पर बेस पेयर 36 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक टन में 360 डिग्री घूम जाता है। सेंट्रल डोगमा वाज प्रपोज्ड बाय क्रिक। डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना, और आरएनए से प्रोटीन का बनना। यूकैरियोट में पैकेजिंग के दौरान सबसे पहले हिस्टोन प्रोटीन के कितने मॉलिक्यूल? 8 मिल जाते हैं। क्या बनता है? ऑक्टामर। ऑक्टामर के ऊपर रैप करता है, क्या बनता है? न्यूक्लियोसोम। हमारी सेल में कितने न्यूक्लियोसोम? 33 मिलियन। और सॉल्व करके दिखाया भी है, अभी टेस्ट में लेटेस्ट पूछा भी था ना। और न्यूक्लियोसोम की रिपीटिंग यूनिट क्रोमैटिन। क्रोमैटिन कितनी तरह का? 2। लूजली पैक, डार्क कलर, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, यूक्रोमैटिन हो जाएगा। अब सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल के लिए पहला एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने किया? ग्रिफिथ ने। कब किया? 1928। किस पे किया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिक। कितने स्ट्रेन है? 2। एस और कौन सा वायरुलेंट है? एस। और नॉन वायरुलेंट और एस। वायरुलेंट क्यों है? म्यूकस या पॉलीसैकेराइड कोट की वजह से। तो अब यहां पर ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से बायोकेमिकल नेचर का पता नहीं चला। किसने पता लगाया? एवरी मैक्लॉयड मैकार्टी। कितने साल? 11 साल। कब से कब तक? 1933 से 1944 तक इन्होंने रिसर्च किया। और इन्होंने एंजाइम यूज किए। जब इन्होंने प्रोटीएज का यूज किया तो ट्रांसफॉर्मेशन इनहिबिट नहीं हुआ। आरएनए के उससे इनहिबिट नहीं हुआ, डीएनए के उससे इनहिबिट हो गया। और इससे पता चला डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वर कन्विंस। तो किससे कन्विंस हुए? हर्सी एंड चेस इन द ईयर 1952।
है ना। किस पे किया गया एक्सपेरिमेंट? बैक्टीरियोफेज। हर्षीचेस एक्सपेरिमेंट में कितने स्टेप? 3। पहला इन्फेक्शन, दूसरा ब्लेंडिंग, तीसरा सेंट्रीफ्यूजेशन। और इन्होंने 2 रेडियोएक्टिव मीडियम यूज किए, एक फास्फोरस 32, दूसरा सल्फर 35। जिन वायरस को, बैक्टीरियोफेज को P32 में ग्रो कराया, डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया और इससे पता चला कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। S35 में ग्रो कराएंगे तो प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो जाएगा और पता चला कि प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल। बैक्टीरियोफेज के कितने पार्ट होते हैं? 4। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ह्यूमन स्पर्म के कितने पार्ट? 4। पहला हेड, दूसरा नेक, तीसरा मिडिल पीस, चौथा टेल हो जाएगा। अब फिर कुछ ऐसे हमें वायरस का पता चला जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, जैसे टीएमवी, एचआईवी, क्यूबी बैक्टीरियोफेज। ये सबसे खास है ना, कोरोना वायरस भी हो जाएगा। तो इसके लिए अब क्राइटेरिया बनाए गए कितने? 4। पहला रेप्लिका, दूसरा स्टेबिलिटी, तीसरा हाँ म्यूटेशन, चौथा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में कौन अच्छा है? आरएनए। स्टोरेज में डीएनए, स्टेबिलिटी में, म्यूटेशन में, ट्रांसमिशन में कौन अपने एक्सप्रेशन के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं है? आरएनए। डीएनए निर्भर करता है। पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए। डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए थ्रू द केमिकल मॉडिफिकेशन। कितने मॉडिफिकेशन में? 2। एक शुगर में, दूसरा बेस में। शुगर में क्या हुआ? डीऑक्सीजनेशन। और बेस में क्या हुआ? मिथाइलेशन। थायमिन का दूसरा नाम क्या है? 5 मिथाइल यूरेसिल। यानी यूरेसिल के 5 प्राइम कार्बन पे एक मिथाइल जुड़ गया, मिथाइलेशन हो गया यहां पर। तो अब यहां से शुरू होता है सेंट्रल डॉग्मा और पहला प्रोसेस है रेप्लिकेशन। डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा है? सेमी कंजर्वेटिव। किसने बताया? वाटसन एंड क्रिक। वाटसन क्रिक ने बताया इन द ईयर 1953 में डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल के साथ। द स्कीम फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक and it was proved by Michelson and Stoll in prokaryote and Taylor in eukaryote in same year 1958। मिजेल्सन स्टॉल ने प्रूफ किया किसमें? ई कोलाई में, और टेलर ने विसिया फाबा में। मिजेल्सन स्टॉल ने किसका यूज किया? अमोनियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, CSCl यूज किया था। और उधर उन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का यूज किया था। याद आ रहा है? मिजेल्सन स्टॉल में सवाल करने के तरीके बताए थे आपको कि यहां पर आपको यह ध्यान रखना कि किसी भी जनरेशन में हमेशा 2 हाइब्रिड होंगे और हैवी नहीं होगा। दैट्स ऑल। बस इससे सारे सवाल आप मिजेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट के कर सकते हैं। अब रेप्लिकेशन में कई सारे एंजाइम हैं, लेकिन मेन एंजाइम कौन है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यानी D3P हो जाएगा। और यहां पर जो सबस्ट्रेट है उसका डुअल फंक्शन है। सबस्ट्रेट कौन है? DNTP। फुल फॉर्म बताओ? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। डुअल फंक्शन है। नंबर 1 एक्ट एज सबस्ट्रेट एंड प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन। कितने है एनर्जी बॉन्ड? 2। किसकी तरह? ATP की तरह। और ये जो डीएनए है, डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है तो पूरे डीएनए का होता है कि टुकड़े का? पूरे का। एक स्ट्रैंड का कि दोनों का? दोनों का। D3P किस डायरेक्शन में काम करता है? और DDRP 523 कोडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड और mRNA और एंटीकोडॉन 3 to 5, क्योंकि mRNA मतलब कोडॉन, कोडॉन 5 to 3 तो एंटीकोडॉन 3 to 5, लीडिंग स्ट्रैंड 3 to 5, टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 to 5। तो 3 to 5 वाले कम है, वही याद कर लो आप, है ना। तो अब यहां पर जो डीएनए, पूरे डीएनए का रेप्लिकेशन होना है लेकिन टुकड़ों में होना है, और जो टुकड़ा खुलेगा उसे क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क। एक साथ क्यों नहीं खुलता है? वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, और उतनी एनर्जी एक समय में सेल में अवेलेबल नहीं है। तो जिधर फॉर्क बनेगा उधर से रीड करेंगे, फॉर्क की तरफ से रीड करते हैं, इसमें ये कॉन्सेप्ट होता है। और वहां पे ट्रांसक्रिप्शन में प्रमोटर की तरफ से रीड करते हैं, वहां प्रमोटर को आगे मानते हैं और यहाँ पर रेप्लिकेशन फॉर्क को आगे मानते हैं। तो रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ से अगर हम देखेंगे 3 से 5 वाले क्या कहेंगे? लीडिंग, और 5 से 3 लैगिंग। लीडिंग पे सिंथेसिस कॉन्टिन्यूअस और लैगिंग पे डिसकॉन्टिन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूअसली सिंथेसाइज स्ट्रैंड आर कॉल्ड ओकाजाकी फ्रैगमेंट,
और उनको जोड़ेंगे डीएनए लाइगेज से। और क्या रेप्लिकेशन कहीं से भी शुरू हो जाएगा? नहीं, स्पेसिफिक रीजन से स्टार्ट होगा। कौन? ओराई। ओराई और क्या करता है? कंट्रोल द कॉपी नंबर, ये कॉपी नंबर भी कंट्रोल करता है। और प्रोकैरियोट में डीएनए का रेप्लिकेशन कब होता है? जस्ट बिफोर द फिशन। और यूकैरियोट में एस फेज। एस फेज के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन होगा और एस फेज में डीएनए का अमाउंट डबल होगा, लेकिन क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। या क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो जाता है? यस, इस फेज में क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो जाता है। उसका मतलब समझाया था। डुप्लीकेशन का मतलब ये अगर क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम ऐसा हो जाएगा। ये कितने क्रोमोसोम? और ये डुप्लीकेशन कब होगा? एस फेज में। दिस इज कॉल्ड क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। लेकिन क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं हो रहा। डुप्लीकेट मतलब अपनी क्रोमेटिड की कॉपी बना रहा है, सिस्टर क्रोमेटिड बना ले रहा है, क्योंकि एनाफेज में अलग भी तो होना है। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन एक स्ट्रैंड का कि दोनों का? एक का, पूरे डीएनए का कि सेगमेंट का? सेगमेंट का नाम? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के कितने पार्ट? 3। पहला प्रमोटर, दूसरा, तीसरा। अब जो स्ट्रैंड इन्वॉल्व होगा उसका नाम टेम्पलेट, जो नहीं इन्वॉल्व होगा कोडिंग का नाम। कोडिंग क्यों है? हाँ, रेफरेंस लेते हैं। कोडिंग किसके लिए कोड करता है? किसी के लिए कोड नहीं करता। प्रमोटर किस प्राइम पे है? किसके? और टर्मिनेटर किसके? तो हम एमआरएनए जब बनाएंगे डीएनए से तो कोडिंग से बनता है कि टेम्पलेट से? टेम्पलेट से बनता है, लेकिन एग्जाम में आंसर दोनों से कर सकते हैं। कोडिंग से करेंगे तो थायमीन की जगह यूरेसिल लगाएंगे बस, और टेम्पलेट से करेंगे तो रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी को फॉलो करेंगे। इतना क्लियर है? प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन के कितने स्टेप हैं? ये कैसे भूल जाता है? 3 स्टेप है। पहला इनिशिएशन, दूसरा इलोंगेशन, तीसरा टर्मिनेशन। ये तो तुम लोग खोखा हो जाते एकदम। ट्रांसलेशन में कितने स्टेप? यही 3 कॉपी कर देने। कौन से? इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन के लिए कौन सा एंजाइम? एक ही एंजाइम है कुल मिला के इसके पास, डीडीआरपी। डीडीआरपी सिंगल एंजाइम जो सारे काम करेगा। हाँ, इनिशिएशन के लिए किससे जुड़ेगा? सिग्मा से। और टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर। प्रोकैरियोट में कितने तरह के आरएनए? 3। और तीनों आरएनए, रोज यही सवाल आते ही तुरंत गोबर हो जाता है। तो 3 जो आरएनए है उसके लिए कितने आरएनए पॉलीमरेज? 1 प्रोकैरियोट में। और यूकैरियोट में कम से कम 3। एचएन के लिए 2, 5s 3, 5.8, 18, SN 28, tRNA, HNRNA, प्रिकर्सर ऑफ mRNA। तो बस बता लिए तुम लोग। और एक को पूछा भी जाता है। चलो कम से कम धीरे धीरे लाइन पे आ रहे हो तुम लोग, है ना? नहीं तो इतनी देर में तो सन्नाटे में आ जाते थे कि क्या चल रहा है ये। अच्छा, तो ट्रांसक्रिप्शन में यूकैरियोट की अगर हम बात करते तो चूंकि वहां पर एचएनआरएनए बनता है। क्यों? अच्छा, एचएनआरएनए बनता है क्योंकि स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है। तो ऐसा रीजन में करेगा, प्रोसेसिंग होनी इसलिए बना रहे हैं। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट किसका फीचर है? यूकैरियोट का। यूकैरियोट में जो स्ट्रक्चरल जीन हो कैसे हैं? मोनोसिस्टोनिक। और प्रोकैरियोट में पॉलीसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक जीन स्प्लिट है, उसमें एक्सॉन भी है और एंट्रॉन भी। कौन कोडिंग है और कौन नॉन कोडिंग है? एंट्रॉन। अब जब प्रोसेसिंग हम करेंगे तो उसमें कितने काम करेंगे? 3। अच्छा बताओ, एक्सॉन और एंट्रॉन में किसका रेप्लिकेशन होता है? किसका ट्रांसक्रिप्शन होता है? दोनों का। और किसका ट्रांसलेशन होता है? केवल एक्सॉन का। ट्रांसलेशन भी दोनों करा रहे भी। अच्छा, एक्सॉन का बता रहे हो। तो अब एक्सॉन एंट्रॉन को हमें हटाना है क्योंकि मैच्योर करना है हमें। तो पहला काम स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में काटेंगे कि जोड़ेंगे? दोनों काम करेंगे। किसको काट के हटाएंगे? एंट्रॉन को। एक्सॉन को जोड़ देंगे। दूसरा काम टैपिंग। किधर? 5 प्राइम किसकी? मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अगला काम टेलिंग। किधर? 3 प्राइम पे किसका? पॉलीएडेनाइल रेसिड्यू। कितने? 200 से 300। दिस इज कॉल्ड पॉलीएडेनाइलेशन। और टेम्पलेट डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में काम करेंगे। और डीडीआरपी टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर D3P।
टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर। और कौन इंडिपेंडेंट? सेवरो ओका एंजाइम, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंड एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में काम करता है। तो दो इंडिपेंडेंट और दो डिपेंडेंट हो गए, है ना, वो ध्यान रखना आप। इसके बाद हम लोग चलते हैं जेनेटिक कोड में। जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है, किसने बताया? जॉर्ज गैमो। और किसने प्रूफ किया? हरगोविंद खुराना एंड निरेनबर्ग। एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को कोड करता है, दिस इज स्पेसिफिक एंड अनअम्बिगुअस। वन अमीनो एसिड में बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, डिजेनरेसी हो जाएगा। कितने कोडॉन है? 64। कितने अमीनो एसिड को कोड करते हैं? 61। 3 कोडॉन कोड नहीं करते हैं, क्या कहते हैं? स्टॉप कोडॉन। पहला यू ए जी ए, डुअल फंक्शन किसका है? ए यू जी का, कोड फॉर द मिथियोनिन। दूसरा इनिशिएटर कोडॉन है ना। टी आर एन ए हर अमीनो एसिड के लिए अलग अलग है, तो कितने हो गए? 20, क्योंकि 20 अमीनो एसिड प्रोटीन में, और एक इनिशिएटर टीआरएनए भी है, लेकिन टर्मिनेशन के लिए कोई टीआरएनए नहीं है। एक्चुअल स्ट्रक्चर इन्वर्टेड एल, और सेकेंडरी क्लोवर लीफ लाइक होता है ना। ट्रांसलेशन पूरे एमआरएनए का होता है कि सेगमेंट का? सेगमेंट का। और सेगमेंट को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशनल यूनिट। पूरे डीएनए का क्या ट्रांसक्रिप्शन होता है? नहीं, एक सेगमेंट का होता है। दैट सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। तो एमआरएनए का वो पार्ट जिसका ट्रांसलेशन होता है उसे ट्रांसलेशनल यूनिट कहते हैं। ट्रांसलेशनल यूनिट के कितने पार्ट? 3। पहला स्टार्ट कोडॉन, दूसरा कोड फॉर प्रोटीन, तीसरा स्टॉप कोडॉन। और स्टार्ट कोडॉन के पहले और स्टॉप कोडॉन के बाद का पार्ट क्या है? यूटीआर। यूटीआर इज अनट्रांसलेटेड रीजन। और अनट्रांसलेटेड रीजन जो है ये एफिशिएंट बनाते हैं प्रोसेस को। अच्छा, अब यहां पर एक एंजाइम का यूज भी किया गया, राइबोजाइम का। कौन? 23SRR। अबे एक ही तो बताया है, इसमें तुम लोग ढेर क्यों हो जाते हो तुरंत? जैसे राइबोजाइम पूछते तुरंत फिर गोबर हो गए। हम लोगों में कितनी तरह के आरआरएनए? 4 तरह के। कौन कौन से? 5S, 5.8S, 18S, 28S। कितने तरह के आरएनए? आरएनए 3 होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। आरआरएनए 4, एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज 3, न्यूक्लियस में कम से कम। इसमें तुम लोग कुछ जान पा रहे हो? फिर से बताएं। अबे आरएनए 3 तरह के, मैसेंजर, ट्रांसफर एंड राइबोसोमल। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 3, और अब आरएनए जो है वो 4। तभी तुमने याद किया कि 5S के लिए कौन है? 3, 5.8 के लिए, 18S के लिए, 28S के लिए, HN के लिए, और HNC तो mRNA बनेगा, और tRNA के लिए 3। तो 3 तरह के आरएनए, 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज, ऐसे ही ध्यान रख लो। और 4 तरह के आरआरएनए यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में 23S आरआरएनए पाया जाता है, हम लोगों में 28 है। और जो 23 वाला वो राइबोजाइम है, जो क्या करता है? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कराता है। और एंजाइम है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। और इसमें 2 सवाल और पूछे गए थे, फर्स्ट फेज और एक पूछा गया था फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट फेज में क्या होता है? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। और फर्स्ट स्टेप क्या है? स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड विद एमआरएनए। तब प्रोसेस स्टार्ट होगा, इनिशिएशन हो जाएगा। और टर्मिनेशन पे रिलीज फैक्टर एड होता है, जो आपके सिलेबस में नहीं है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के यूकैरियोट में कितने लेवल हैं? 4। पहला ट्रांसक्रिप्शनल, दूसरा प्रोसेसिंग, तीसरा ट्रांसपोर्ट, चौथा ट्रांसलेशनल। प्रोकैरियोट में कितने लेवल नहीं हो सकते? 2। कौन सा? प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्ट। प्रोसेसिंग क्यों नहीं हो सकता? स्प्लिट जीन नहीं है। ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं हो सकता? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, कोई न्यूक्लियर एनवेलप यहां पर नहीं है। तो वहां 2 लेवल बचे प्रोकैरियोट में। कौन सा? ट्रांसक्रिप्शनल एंड ट्रांसलेशनल। बट प्रीडोमिनेंट साइट इज ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन, और यहीं से शुरू होता है लैक ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन वाज गिवन बाय जैकब एंड मोनॉड इन ई कोलाई।
और लैक ऑपेरॉन में लैक का मतलब लैक्टोज। लैक ऑपेरॉन में इंड्यूसर कौन है? लैक्टोज या एलोलैक्टोज, ग्लूकोज या गैलेक्टोज इंड्यूसर नहीं हो सकता। सीक्वेंस क्या बताया? पीपोजिया। आई इज द regulatory gene that code for the repressor protein. The letter I comes from the inhibitor and not from the inducer. और ये जो रेगुलेटरी जीन है रिप्रेशर कब बनाएगा? जब लैक्टोज होगा कि नहीं होगा? दोनों सिचुएशन में। ये कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, इसका एक्सप्रेशन कंडीशन पर निर्भर नहीं है। अगर लैक्टोज नहीं है तो रिप्रेशर प्रोटीन, हाँ अरे बनेगा नहीं, क्या करेगा? हम पूछ रहे, बनेगा तो है ही है। बाइंड करेगा किससे? प्रमोटर से। किससे बाइंड करेगा? ऑपरेटर से। तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जुड़ नहीं पाएगा तो इनिशिएशन नहीं होगा। एंड इनिशिएशन इज प्रीडोमिनेंट साइट। जब इनिशिएशन नहीं होगा तो इलॉन्गेशन वाला सवाल ही नहीं उठता है। मतलब एमआरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगी, और प्रोटीन बनने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि लैक्टोज नहीं है। तुम क्या करेंगे? बीटा गैल बना के, जेड कोड फॉर द बीटा गैल, वाई फॉर द परमिएज एंड ए फॉर द ट्रांसस्टाइलेज हो जाएगा, है ना। और तीनों की जरूरत है लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए। अब अगर लैक्टोज है सेल में तो रिप्रेशर बनेगा, और रिप्रेशर से कौन जुड़ेगा? लैक्टोज। तो अब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड कर पाएगा, और जुड़ गया तो इनिशिएशन हो जाएगा, और यानी लैक एमआरएनए बन जाएगा। कितने? 1। और फिर प्रोटीन बनेंगे कितने? 3। और इसमें परमिएज क्या करता है? परमिलिटी को बढ़ा देता है ना, ताकि जो किसके लिए परमिलिटी बढ़ाता है? हम पूरे किसके लिए बढ़ाता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। नहीं, बीटा गैलेक्टो, अभी मार खाओगे। बीटा गैलेक्टोसाइड के लिए। बीटा गैलेक्टोसाइड इज लैक्टोज, दूसरा नाम लैक्टोज का। और किसकी परमिलिटी बढ़ाता है? सेल मेम्ब्रेन की, ताकि मीडियम से लैक्टोज सेल के अंदर आ पाए, और अंदर आ जाएगा तो फिर अब बीटा गैल भी है। बीटा गैल लैक्टोज को तोड़ेगा और किस में कन्वर्ट करेगा? गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, और इनको बैक्टीरिया अपने सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे यूज कर लेगा। लैक ऑपेरॉन पॉजिटिव रेगुलेशन की नेगेटिव? दोनों। पॉजिटिव किसके हिसाब से? ये तुम लोग रोज वही के वहीं पहुंच जाते हो। पॉजिटिव लैक्टोज इंड्यूसर के हिसाब से, और नेगेटिव रिप्रेशर के हिसाब से। इंड्यूसिबल की रिप्रेसिबल? दिस इज इंड्यूसिबल। रिप्रेसिबल कभी ऑप्शन नहीं करेंगे। पॉजिटिव या नेगेटिव किसी के साथ भी करना है तो क्या करना है? इंड्यूसिबल, क्योंकि ये कैटाबोलिक ऑपेरॉन है जो हमेशा होता है इंड्यूसिबल ऑपेरॉन। एनाबोलिक ऑपेरॉन आपके सिलेबस में नहीं है। वैसे नाम इंसान लिख के दिया ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, तो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन एक एनाबोलिक ऑपेरॉन है जहां पर रिप्रेसिबल ऑपेरॉन काम करता है। ये इंड्यूसिबल ऑपेरॉन सिलेबस में। एजीपी को कब लॉन्च किया गया? कितने साल का था? कब कंप्लीट हुआ? 2003 में। लेकिन कितने कौन सा क्रोमोसोम? पहला नंबर का। कब कंप्लीट हुआ? मई 2006। कितने क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग की गई? 24। 22 ऑटोसोम, एक एक्स और एक वाई। सबसे ज्यादा जीन किस पे? 1 पे। कितने? 2968, 3268। और सबसे कम वाई पे कितने? टोटल कितने जीन? 30,000। प्रीवियस एस्टिमेट कितना था? 80,000 से 1,40,000, और उससे काफी कम मिले हमें। एवरेज जीन में कितने बेस? 3,000। सबसे बड़ा जीन डिस्ट्रोफिन, कितने बेस? 2.4 मिलियन, 24 लाख। स्निप्स की लोकेशन 1.4 मिलियन। कितने परसेंट जीन का काम नहीं पता है? 50% से ज्यादा। तो कैसे पता लगा सकते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल यूज कर लो। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट वो यही करता है कि हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड। जीन रेगुलेशन कैसे होता है हम ट्रांसजेनिक एनिमल के द्वारा पता लगा सकते हैं। और कितना परसेंट जीनोम प्रोटीन को कोड करता है? लेस देन 2%। कितना परसेंट जीनोम सिमिलर है? 99.9%। कितना अंतर है? 0.1% का डिफरेंस है। दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक किसने डेवलप की? एलेक्स जेफरीज के द्वारा, और उन्होंने वीएनटीआर प्रोब यूज किए थे। वीएनटीआर इज द वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। वीएनटीआर का साइज कितना है?
0.1 से 20 किलो बेस, और इन्होंने टेक्निक कौन सी यूज की? सदर्न ब्लॉट। सदर्न ब्लॉट में कितने स्टेप हो गए? 6। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ब्लॉटिंग या ट्रांसफरिंग, पांचवा हाइब्रिडाइजेशन, और छठा ऑटो रेडियोग्राफी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज बेस्ड ऑन polymorphism. Polymorphism and polymorphism सेल टू सेल सेम है कि वेरिएबल? सेल टू सेल सेम, सेल टू सेल सेम है, तभी तो कोई भी सेल यूज कर लो, स्पर्म सेल यूज कर लो, ब्लड सेल यूज कर लो, हेयर फॉलिकल यूज कर लो, स्किन यूज कर लो, स्लाइवा यूज कर लो, सीमेन यूज कर लो, क्योंकि हर सेल की पॉलीमॉर्फिक सेम है, क्योंकि हर सेल जाइगोट से ही बनी हुई है बाय द माइटोसिस, एंड माइटोसिस कोई वेरिएशन क्रिएट। पॉलीमॉर्फिज्म क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम वेरिएबल है, सेल टू सेल, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरिएबल है, जनरेशन टू जनरेशन वेरिएबल है ना? तो सेल टू सेल, और एक ऑर्गेनिज्म की हर सेल में सेम पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि हर सेल किससे बनती है? जाइगोट से ही बनती है, तो यहां पर कोई वेरिएशन क्रिएट नहीं होती। और इसीलिए जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं, और दोनों ट्विंस एक ही जाइगोट से बने हैं, इसलिए उनमें पॉलीमॉर्फिज्म वेरिएबल नहीं होगी, सेम होगी वहां पर। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस के अलावा बाकी सब में डीएनए अलग अलग होगा, एक्सेप्ट द मोनोजाइगोटिक ट्विंस। 3 तरह के ट्विंस बताए थे, मोनोजाइगोटिक, दूसरा डाइजाइगोटिक, जो सवाल आया था 25 में, फ्रेटर्नल ट्विंस वाला, और डाइजाइगोटिक होता, और एक होता सियामीज ट्विंस, जो कि एक टाइप का मोनोजाइगोटिक ही है, क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट एक दूसरे से जुड़ा रह जाता है। स्टेलर डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट। यूनिवर्स की ओरिजिन 13.8, बाया अर्थ 4.5, नॉन सेलुलर लाइफ 3 बाया, सेलर 2 बाया, इनवर्टिब्रेट 500, माया में आ गए है ना। सीवीड 320, जॉलेस फिशेस 350, डायनासोर का एक्सटिंक्शन 65 माया, ड्रामापिथेकस डायपिथेकस 15 माया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस 2 माया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस 2 माया, होमो इरेक्टस 1.5, निएंडरथल 1,00,000 से 40,000, मॉडर्न मैन 75,000 से 10,000, क्यो पेंटिंग 18,000, और एग्रीकल्चर 10,000। तो ईयर एक साथ याद कर लोगे, कोई ऐसा बहुत कठिन थोड़ी है। अच्छा, हमारी हायरार्की याद ही होगी आपको। कहां शुरू करते हैं? रामापिथेकस, रामा से ऑस्ट्रेलो, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रोमैग्नन, मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन का ब्रेन साइज 1450, निएंडरथल 1400, होमो इरेक्टस 900, होमो हैबिलिस 650 से 800। हाइट का यूज किसने किया? इतना कठिन सवाल पूछ लिया मैंने। निएंडरथल, अबे क्या ये तुम लोग हरकतें हैं? बरियल सिस्टम, और मीट खाना सबसे पहले, होमो इरेक्टस फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमिनिड, होमो हैबिलिस स्टोन वेपन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, अलग अलग जैसे करके पूछो बस तुरंत तोते उड़ जाते हैं। सीक्वेंस में सर, चलो देखो अभी हम बताते हैं कैसे। पेपर तो एकदम सीक्वेंस में आता है ना। द लिविंग वर्ल्ड का एक सवाल बढ़िया देगा, टॉपिक बताएगा, ये देखो व्हाट इज लिविंग, यहां से पूछ रहे हैं। जैसे ही देखो तो थोड़ा सा कर दो, वैसे गड़बड़ हो जाता है। हार्डी बीनबर इक्विलिब्रियम को कितने फैक्टर डिस्टर्ब करते हैं? 5, और यही 5 फैक्टर इवोल्यूशन का कारण भी है। पहला, जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, दूसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट, तीसरा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, चौथा म्यूटेशन, और पांचवा नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के कितने प्रभाव? 3, 2 पीक बन गई तो पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, पीक गेट हायर एंड नैरोवर, स्टेबलाइजेशन। 3 ही तरह के प्रभाव हो सकते हैं यहाँ पर। और कुछ बचा क्या? इतना ही रखें क्या?
बायोटेक 2 मिनट और रिवाइज कर लो, पिछला वाला चैप्टर रहने दें। बायोटेक प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, कितने स्टेप हैं? यही भूल, 7 स्टेप हैं। पहला आइसोलेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा सेपरेशन, चौथा लाइगेशन, हाँ वही ब्लॉटिंग ब्लॉटिंग बता दो भी। चौथा क्या है? लाइगेशन। पांचवा ट्रांसफेरिंग, छठा कल्चरिंग, और सातवां एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन को क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। ठीक है, अब आइसोलेशन में सबसे पहले हमने देखा कि जो डीएनए है उसको हम निकालते हैं और उसको किस में प्रेसिपिटेट कराते हैं? चिल्ड इथेनॉल। और वहां प्रेसिपिटेट को बाहर कैसे निकालते हैं? स्पूलिंग के द्वारा। क्या न्यूक्लिक एसिड सभी जीवों का जेनेटिक मटेरियल है और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है? डीएनए को किससे कट करते हैं? आरई से। और आरई किस ग्रुप से बिलोंग करता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस दो तरह के, एक्सो एंड एंडो। पहला आरई कौन था? HindD2। कितने आरई खोजे जा चुके हैं? 900 से ज्यादा। कितने स्ट्रेन से? 230। आरई के नाम का पहला लेटर, जीनस से दूसरा तीसरा लेटर, स्पीसीज से चौथा लेटर, स्ट्रेन और रोमन नंबर, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को बताता है ना। इको R1 किससे निकाला गया? Escherichia coli RY13। HindD2 हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी RD नाम के बैक्टीरिया से निकाला गया। और इनके काम करने का तरीका बताया गया। पहला काम कैसे काम करते हैं? इंस्पेक्शन, पूरी लेंथ का इंस्पेक्शन करते हैं और जहां जहां रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलता है वहां वहां काट देते हैं। रिकॉग्निशन सीक्वेंस की पहचान कैसे करता है? पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम होता है और रिकॉग्निशन सीक्वेंस बना होता है कितने बेस का? 12 बेस का, 6 बेस पेयर का बना होता है। और ये पैलिंड्रोम शो करता है, लेकिन इस शब्दों के पैलिंड्रोम से अलग है क्योंकि इसमें आपको दोनों स्ट्रैंड चेक करने हैं। जो एंडो न्यूक्लियस जो दोनों स्ट्रैंड को कट करता है, यानी केवल डबल स्टैंडर्ड डीएनए को ही काट सकता, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में पैलिंड्रोम नहीं बनेगा, तो उसको एक कट नहीं कर सकता। ये भी इंपॉर्टेंट है। चारगाफ रूल केवल डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए और आरई भी केवल डबल स्टैंडर्ड डीएनए को ही काट सकता। और एक चीज और जो सवाल पूछा गया था कि जब तक वेक्टर और डिजायर दोनों को सेम आरई नहीं काटेगा तब तक आरडीएनए नहीं बन पाएगा, क्योंकि सेम आरई काटेगा तो सेम स्टिकी एंड, सेम स्टिक एंड होंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और तभी आपस में जुड़ पाएंगे। तो ये पॉइंट भी यहां ध्यान रखना है। अब सेपरेशन के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और उसके बारे में आप जानते ही हैं। डीएनए को देखने के लिए हमें 2 काम करने हैं, पहला स्टेनिंग और दूसरा यूवी एक्सपोजर। एक काम करेंगे तो हमें डीएनए नजर नहीं आएगा। स्टेनिंग किससे करेंगे? रुथेडियम ब्रोमाइड से। और फिर यूवी डालेंगे, कैसा कलर? ब्राइट ऑरेंज कलर का बैंड नजर आएगा। क्लोरोफिल ए ब्राइट और ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन, कैरोटीनॉइड येलो टू येलो ऑरेंज, और जेंथोफिल येलो कलर। और रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज, हाँ ये देखो, कलर लेस नॉन रिकॉम्बिनेंट ब्लू कलर की कॉलोनी नजर आएंगे। और यहां पर ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड नजर आएंगे। और फिर इसको जेल पीस से निकाल लेंगे। द प्रोसेस इज कॉल्ड इल्यूशन, इसे इल्यूशन कहते हैं। अब ये जो पीस निकाला गया इसको हम एम्पलीफाई कर सकते हैं। कैसे? पीसीआर को किसने इन्वेंट किया? कैरी मुलिस। कितने स्टेप होते हैं? 3। पहला डिनेचुरेशन, दूसरा एनलिंग, तीसरा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में कौन सा एंजाइम? टैग पॉलीमरेज। किससे निकाला गया? थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से। टैग वहीं से है, थर्मस एक्वेटिकस से। ये थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म है। और अगर हम 30 बार साइकिल चलाएंगे तो एम्प्लीफिकेशन 1 बिलियन यानी 100 करोड़ गुना हो जाएगा। 1 बिलियन मतलब 1 अरब और 1 अरब मतलब 100 करोड़। अब हम इसको जोड़ सकते हैं वेक्टर के साथ में, और वेक्टर के साथ जोड़ के हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेंगे, आरडीएनए। अब उसकी जोड़ने के लिए जो वेक्टर है वो कई सारे हम यूज करते हैं, जैसे प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, बीएससी, वाईएसी एंड कॉस्मिड। कॉस्मिड किसके लिए? बड़े डीएनए फ्रेगमेंट के लिए। बाई बीएससी वाईएसी जीपी में बताए गए, 2 यहां दिए गए हैं। अब जो प्लाज्मिड या जो वेक्टर होता है, वेक्टर में कितने फीचर होने चाहिए? 3। पहला
ओराई, दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर, और तीसरा रिकॉग्निशन साइट या क्लोनिंग साइट। तो यहां पर जो एग्जाम्पल लिया गया पीबीआर 322, क्या है ये? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इज वेक्टर। अब जो पीबीआर 322, इसमें कितने सेलेक्टेबल मार्कर हैं, कितने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हैं? 2, वही तो सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं। कितने ओराई हैं, कितने रिकॉग्निशन साइट हैं, और साइट होनी कितनी चाहिए? 1। तो यहाँ 8 है। अच्छा है क्या ये? 8 अलग अलग एंजाइम की। अगर एक ही एंजाइम की 8 साइट होती तो गड़बड़ हो जाता। तो रोप पे कितनी साइट? 1। कौन सी? PVU2। और ओराई पे कोई साइट नहीं है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन पे 2। कौन सा? PST1, PVU1। ऊपर कौन सी साइट है? कितनी है? 3। कौन कौन सी? EcoR1, CLAV1 एंड HindD3। और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पे 2। कौन सी? BAMH1 और SAL1। BAMH1 या SAL1 पे काटेंगे तो किसकी प्रॉपर्टी खत्म? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की। PST1 या PVU1 पे काटेंगे तो इससे सवाल आपके हो जाएंगे। और जिस जीन को काटेंगे वही सिलेक्टेबल मार्कर हो जाएगा, तभी तो हम पहचान पाएंगे, है ना। और यहां पर जो ओराई है ये 2 काम करता है। एक तो रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है और दूसरा कंट्रोल द कॉपी नंबर। लाइगेशन के बाद 5वां स्टेप ट्रांसफरिंग। ट्रांसफर करने के लिए तरीके आपको बताए गए थे। पहला तरीका हीट शॉक मेथड। किसके लिए? बैक्टीरिया के लिए। कितने स्टेप? 4। पहला डाइवेलेंट कैटायन से ट्रीट करते हैं, दूसरा आइस, तीसरा हीट शॉक। कितना टेम्परेचर? 42 डिग्री सेल्सियस, और फिर आइस। इससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेल के अंदर चला जाता है। प्लांट के लिए बायोलिस्टिक या जीन गन, जहां पर माइक्रो पार्टिकल किसके? गोल्ड या टंगस्टन के। तीसरा तरीका माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन किसके लिए? एनिमल के लिए, जहां पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस, सीधे न्यूक्लियस में ट्रांसफर करते हैं। चौथा डिसार्म पैथोजन। किसके लिए? प्लांट और एनिमल दोनों के लिए। प्लांट के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का टीआई प्लाज्मिड, और एनिमल के लिए रेट्रोवायरस का यूज करते हैं। वैसे जो एग्रोबैक्टीरियम वो किसको इन्फेक्ट करता है? डाइकॉट प्लांट को। 2,4-D का प्रभाव डाइकॉट पे पड़ता, मोनोकॉट को अफेक्ट नहीं करता है। तो ट्रांसफर कर दिया। 5। नंबर 6 कल्चरिंग। और कल्चर करने के लिए हम बायोरिएक्टर यूज करते हैं। कितना वॉल्यूम? 100 से 1000 लीटर। कितने मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर? स्टीयरिंग। और इसमें भी 2 तरह के, पहला सिंपल और दूसरा स्पार्ज। और फिर आखिरी आता है एक्सट्रैक्शन, दैट इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग वैसे लिखे तो 2 ही है, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। लेकिन आप क्या करोगे? सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, फिर प्रिजर्वेटिव मिलाओगे ताकि दवाई लंबे समय तक काम करे। फिर क्लिनिकल ट्रायल, फिर क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, एंड देन मार्केटिंग। कुछ समझ में आया? सेल भी करा दें हम, हमारे पास तो और कोई काम है नहीं। अगला चैप्टर है SRFP, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। कल स्टार्ट करेंगे उसको, मतलब वीडियो आज ही मिल जाएगी, कल क्वेश्चन करेंगे। और बड़ा चैप्टर है ये, क्वेश्चन भी खूब आते हैं। पार्टी कहेगी? पार्टी मारपीट करना चाह रहे हो क्या फिर से? हाँ नहीं बेटा, पढ़ाई लिखाई करो। पार्टी होगी सिलेक्शन के बाद गोवा में। बीच पे यहां क्या पार्टी करोगे? है? और कुछ बताना चाहो बताओ। चलो कल मिलते फिर बेटा, ठीक है? ठीक है। आओ बाहर आके मिलो जरा।